आप अपना प्राइसिंग फ्रेमवर्क कैसे रखते हो प्रिंट के लिए? ऐप पे एंगेजमेंट बढ़ाया, उसको आप कैसे देखते हो, कैसे पकड़ा कि और लोग नहीं पकड़ पाए? आज डिजिटल वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी लूज करने में समय नहीं लगता, इतना खतरनाक है। एक यूट्यूबर की जर्नी आज 5 साल की रह गई है। मैं आपको बता दूं, कोई कमर्शियल पॉडकास्ट तो हो नहीं रहा है। जो वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करता है वो भी कई बार फेक होता है। क्या कभी ऐसा साबोटाज हुआ है कंपटीशन से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका उठा के ले गया हो? अल्टीमेटली आपकी ग्राउंड टीम सेल्स की है जो इतना रेवेन्यू लेके आ रही है। आप खुद टेक्नोलॉजी में अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं हूँ। अगर बाकी मीडिया हाउस चेक करूँ, मैं नाम लेने में हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, जागरण है, HT है या ABP है, इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है। आपने ये ग्रोथ सस्टेन कैसे करी? अभी इस समय करंट ट्रैफिक क्या है? पेपर की कॉस्ट भी 30-40% वॉलेटाइल रही, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या देखते हो? आप किसी मार्केट को पकड़ते हैं तो हर रीजन की आपकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती होगी, उसको आप कैसे देखते हो? आप प्रिंट, डिजिटल और रेडियो में जो एवोल्यूशन है वो अगले 5 साल में क्या? टैलेंट को हायर करना, उसको एंगेज करना, उसको रिटेन करना, टैलेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, परफॉर्मेंस बढ़ाना, किन चीजों का ध्यान रखते हैं? जहां बाकी मीडिया हाउस का ध्यान ब्रेकिंग न्यूज बनाने पे था, दैनिक भास्कर कहता है KLT, when they know you well, like you enough, trust you completely, तभी लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। विश्वास पे काम किया, लोकल रूट्स को बड़ा मजबूत किया। दैनिक भास्कर की बात करेंगे, ये बिजनेस बड़ा गहरा है। ऐसे लोकल रूट्स को मजबूत किया कि गांव-गांव, कोने-कोने से पूरे देश को कवर किया। हर घर में अपनी एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई। चाचा है, ताऊ है, मौसा, फूफा, भैया, भाभी। अखबार पढ़ने वालों ने कहा भैया दैनिक भास्कर देना। क्या था इसके पीछे? आज उसकी बहुत गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। प्रिंट है, रेडियो है, डिजिटल है, 14 करोड़ यूजर है, 12,000 जर्नलिस्ट है, एक बड़ा नेटवर्क है दुनिया में। आज हिंदी में तो नंबर 1 है, वर्ल्ड के नंबर 4 है, भारत के अंदर नंबर 1 है। वेलकम बैक, बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जब बिजनेस की बहुत गहराई में जाएंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दैनिक भास्कर के डायरेक्टर हैं, प्रमोटर है। इनका मानना है रीजनल पेनिट्रेशन बहुत आगे लेके जा सकता है आपको। जितना रीजनल पेनिट्रेशन उतना बेटर कनेक्शन, और इसको हमने भी बहुत ऑब्जर्व किया। तो आज इसको बहुत गहराई से पकड़ना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी दैनिक भास्कर की, जो मीडिया हाउस को इंडिया लार्जेस्ट लैंग्वेज पावर हाउस बना दिया। प्लीज वेलकम गिरीश अग्रवाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दैनिक भास्कर। आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। इतना तारीफ सुन के कैसा लग रहा है सर? जब भी तारीफ लगता हूँ तो अपने जो हमारे टीम है उसके ऊपर नाज होता है, खुशी होती है, और हमारे जो 14 करोड़ पाठक हम जुड़े हुए हैं उनकी तरफ एक थैंक यू निकलता है। 14 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है जी। बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और आप लगातार ग्रो भी किए हैं। एक एक करके ना मैं आज आपके साथ में चलूंगा दैनिक भास्कर की उस डिटेल में जो बहुत सारे ब्रांड्स और इनके कॉम्पिटिटर्स कहीं छू नहीं पा रहे इनको। ये नंबर 1 नहीं है, लगभग दी ओनली 1 है। दैनिक भास्कर, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। ये रीजनल पेनिट्रेशन जो सिटी लेवल एडिशन है। मैं सीधा बिजनेस पे आ रहा हूँ, आपकी लाइफ जर्नी नहीं ले रहा। आपके पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया, अद्भुत काम किया, आज उनकी भी लाइफ जर्नी नहीं ले रहे हैं। हम आपसे आपके बिजनेस की गहराई को पकड़ना चाहते हैं, आपने किया क्या? बिल्कुल। ये जो सिटी लेवल एडिशन है, आपके मार्केट की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, मैं इसका प्लेबुक जानना चाहता हूँ। बहुत चीज़ें हो सकती हैं कि रीडर का डेंसिटी, रीडरशिप का कहाँ पे है, लिटरेसी, कितना पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी पेनिट्रेशन कहाँ पे है, डेमोग्राफिक, पुरुष है, स्त्री है, उम्र क्या है, लिंक क्या है, कितना कमाता है, लोकल कंपटीशन कैसा है, एडवर्टाइजिंग पोटेंशियल कैसा है। आप किसी मार्केट को पकड़ते हैं तो हर रीजन की आपकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती होगी। तो जो रीजनल आपने आज व्यूअरशिप, रीडरशिप, आपने अपनी ऐप पे एंगेजमेंट बढ़ाया, उसको आप कैसे देखते हो, कैसे समझा, कैसे पकड़ा कि और लोग नहीं पकड़ पा रहे? देखिए, हिंदुस्तान में जैसे आज हम बोलते हैं 140 करोड़ की आबादी हमारी है, तो इसकी एक पूरा पिरामिड है कि आपकी 140 करोड़ की आबादी में एक 8 करोड़ आदमी है जो मेट्रो में रहता है, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता वगैरह। उसके नीचे का 50 करोड़ आदमी जो है वो टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में रहता है, और उसके नीचे का जो 80 करोड़ आदमी है वो गांव में रहता है। हमारा फोकस वो जो 50 करोड़ का पिरामिड का साइज है उस पे फोकस है हमारा। क्योंकि आप सिर्फ, अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं, ऊपर वाले पिरामिड पे लग जाती हैं, मेट्रो में वो दिखता है, वहाँ रेवेन्यू दिखता है लोगों को ऐसा कि रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। अगर आप बड़ी कंपनियां देखें हिंदुस्तान की, जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो ऊपर फोकस नहीं किया उन्होंने पहले नीचे फोकस किया, गाँव, शहर में। अगर आपको याद हो, स्टार TV जब लॉन्च हुआ था हिंदुस्तान में, उस वक्त क्या माना जाता था कि भाई बड़ा TV देखने वाले लोग तो केवल लिमिटेड मेट्रो में। उस वक्त रूपर्ट मर्डॉक ने सोचा होगा कि यार मैं तो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो छोटे शहरों में, गांव में, महिलाओं तक, फैमिलीज तक पहुँचे। और उसका नतीजा क्या हुआ? सास भी कभी बहू थी, KBC वगैरह वगैरह।
तो सडनली स्टार पूरा नीचे तक फैल गया। तो हमारी भी स्ट्रेटजी क्लियर है कि जब अखबार की आप बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय न्यूज़, नेशनल न्यूज़ तो आपको कोई भी दे देगा, कोई टीवी चैनल दिल्ली में बैठ के भी दिखा देगा, आकाशवाणी भी दे देगा आपको। लेकिन अगर आपको अपने कस्बे की, अपने शहर की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने तहसील की खबर चाहिए, वो कौन ला के देगा? उसके लिए आपको नेटवर्क चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत भी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं बात कर रहा हूँ सन 80 की, 10,000 उनकी फोर्स टीम थी जो जाके गांव में 10 लाख 20 लाख रिटेलर्स से कांटेक्ट करती थी। असंभव लगता था दूसरे को कि जा ही नहीं सकते आप, और वो इनका सक्सेस था। हमने भी प्लान बनाया कि हमको तो हर तहसील, हर तबके में जाना है, जिससे कि वहाँ से हम खबर निकालें और वहाँ से रीडर को जोड़ सकें। आज यूनिलीवर लगभग 1 करोड़ रिटेलर पे पहुंचने वाला है। करेक्ट। आज आपके 14 करोड़ पाठक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपके मेनली 3 एरियाज को मैं देखता हूँ गिरीश जी, एक प्रिंट हो गया, एक रेडियो हो गया, एक डिजिटल हो गया। इन 3 का जो मिक्स है, इसमें आपको आगे आने वाले समय में जितनी तेज अब दुनिया बदल रही है ना, ये पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। बिल्कुल। एक 2-2 हफ्ते में दुनिया बदल रही है। एक 2-2 हफ्ते में बहुत बड़े बड़े चेंजेस अनाउंस हो रहे हैं। आप प्रिंट, डिजिटल और रेडियो में जो एवोल्यूशन है, वो अगले 5 साल में क्या देख रहे हैं? प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर आप किसको मानेंगे? देखिए, प्रिंट इज़ अवर प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर अलॉन्ग विद डिजिटल। अब ये 14 करोड़ हमने जो बात की आपसे, इसमें हम रेडियो शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि रेडियो में न्यूज़ नहीं है हिंदुस्तान में। रेडियो में आप सिर्फ गाना सुन सकते हैं, तो गाना सुनने वाले को मैं पाठक नहीं बोल सकता। तो मेरा पाठक जो है वो मेरा प्रिंट और मेरे डिजिटल के माध्यम से आता है। 5 साल में मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान लैंग्वेजेस हैं हमारी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, इन सब में ग्रोथ है। इन सब का जो नीचे वाला तबका है, जिसको आप छोटा शहर, बम्बई दिल्ली में जो लोग बैठते हैं, वो क्या होता है, बम्बई दिल्ली के बाहर को गांव, बाहर गांव बोलते हैं, छोटा शहर बोलते हैं। छोटा शहर क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को की आबादी सिर्फ 7 लाख है, जानकारी भर के लिए, ठीक। और अगर मैं मध्य प्रदेश में हमारा छोटा शहर है शिवपुरी, उसकी बात करूं, उसकी आबादी 4 लाख है। तो हम लोग क्या होता है, सडनली कंपेयर करने लग जाते हैं बड़े शहरों से। इंदौर देखो, जयपुर देखो, हमको तो रतलाम, खंडवा, मंदसौर, नीमच, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चुरू, सारे शहर देखने। इनमें ग्रोथ है, और इसमें प्रिंट में भी ग्रोथ आएगी और डिजिटल में भी आगे ग्रोथ आएगी। आपकी एडिटोरियल फिलॉसफी को मैं समझ पाता हूँ कि आप बहुत रीजन सेंट्रिक अपनी टीम्स पे उनका माइंडसेट बिल्ड किया होगा। ग्राउंड जीरो पे आप बहुत काम करते रहे हैं, लेकिन साथ में आपका एनालिटिकल अप्रोच भी रहा है। आपकी एक दफ़ा मुझे टेक्नोलॉजी टीम से मिलने का अवसर भी मिला। आप आज 14 राज्यों में 61 मेन एडिशन है, 211 डिस्ट्रिक्ट आप कवर कर रहे हैं, इतना बड़ा ऑपरेशंस है। तो आप क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी न्यूज़ में, आज डिजिटल वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी लूज करने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल सही बोला आपने। और इतना खतरनाक है कि रातों रात चीज़ वायरल हो जाती है। हमने बड़े बड़े चैनल्स भी देखे, यूट्यूबर्स को आप देखोगे तो एक यूट्यूबर की जर्नी आज 5 साल की रह गई है। 5 साल में यूट्यूबर्स बदल रहे हैं। जो बड़े यूट्यूबर थे 5 साल पहले वो अलग थे, वो उससे पहले बड़े यूट्यूबर थे 5 साल पहले अलग थे, और आने वाले 5 साल में अलग यूट्यूबर होंगे। ये क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत दूर तक देखना पड़ता है गिरीश जी। बिल्कुल। क्या देखते हो आप? देखिए, इसकी प्रोसेसेस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे हमारे प्रिंट में एक एडवांटेज होता है हमको कि 24 घंटे का टाइम मिलता है। तो अगर कोई रिपोर्टर मान लीजिए शाम को 8 बजे एक स्टोरी फाइल करे, तो आपके पास टाइम है, आप उसको बोलते हो भाई मुझे अपना सोर्स बताओ, मैं खबर की डिटेल देखना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ। तो वो बोलता है नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट ऐसा और वैसा। तो हमने पॉलिसी क्लियर बनाई हुई है कि कोई भी रिपोर्टर स्टोरी फाइल करेगा, उसको अपने सारे सोर्सेस, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एडिटर को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा आज से 30 साल 20 साल पहले अखबारों में छपता था, सूत्र ने बताया, आधिकारिक सूत्र ने बताया, हमारे सूत्र ने बताया। हमने कहा सूत्र नहीं, हमको तो नाम चाहिए, क्योंकि पब्लिक सोचती है ना सूत्र कौन है आपका, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका सूत्र जो भी है वहाँ पे होना चाहिए। तो डिटेल हमारे को पूरी मिलती है। सेम चीज़ हमने प्रोसेस लगाई हुई है डिजिटल में। आज डिजिटल में या हमारे प्रिंट में 12,000 हमारे पास टोटल रिपोर्टर पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, दोनों के मिला के। अब अगर जो आदमी 12,000 मान लीजिए किसी यूपी के गांव में बैठ के स्टोरी फाइल की, उसने बिहार के कस्बे से स्टोरी फाइल की, हम वेरीफाई कैसे करेंगे? उसका प्रोसेस है। अगर वो स्टोरी फाइल कर रहा है, उसको उसके डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके भेजने पड़ेंगे। जो कंसर्न टीम बैठी है, और अब तो टेक्नोलॉजी के थ्रू यू कैन डू द फैक्ट फाइंडिंग मच फास्टर, उसको पूरा चेक करके हम कॉल लेते हैं कि यार ये खबर वास्तव में छपने का डिजिटल में भी कर पा रहे हैं? बिल्कुल 100%। हमारा मानना है कि कई बार लोग बहाना बना लेते हैं कि सर स्पीड होगी तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्पीड चाहिए, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल साथ में चलेगा। 2-4-5 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार न्यूज़ चैनल पे वो बच्ची खड़ी हो जाती है, लड़का खड़ा हो जाता है, बोलता है
मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि जल्दी दिखाना था तो कुछ भी दिखा दो। तो वो हमने मना किया हुआ है कि आप 2-4 मिनट लगाना चाहिए, लगा लीजिए। इसका असर आता है? बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट थिंग। आज अगर एक पाठक, मैं अभी बिहार गया था इलेक्शन के दौरान कवरेज में, तो वहाँ एक किसी से मुलाकात हुई मेरी, दरभंगा के पास एक जिला है, गांव है वहाँ पे। तो हमने बताया मैं भास्कर से हूँ। अरे अच्छा, आपके यहाँ तो खबर में भरोसा होता है सर, आप क्या पढ़ लेता हूँ। तो मैंने पूछा, आप मतलब ये भरोसा कहाँ से आया आपको? बोले सर क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना तो मालूम पड़ जाता है किसकी खबर गलत है और किसकी सही है। आपका मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैंने तो पिछले 5 साल में कभी नहीं देखा कि आपने खंडन छापना पड़ा हो आपको, तो इसका मतलब मुझे भरोसा आता है कि आपकी खबर सही है। आप दरभंगा गए, वो एक रीजनल रीडर था, एक रीजनल जो पाठक है आपका, उसका बिहेवियर अलग है मेट्रो वाले से। दैनिक भास्कर ने हाइपर लोकल रिपोर्टिंग की तैयारी करी, वर्नाक्युलर और आपके ऐप पे यूज़र एक्सपीरियंस। मैं एक दफ़ा दैनिक भास्कर की आपकी पूरी टीम को भी एड्रेस कर रहा था, और ये कोई, मैं आपको बता दूं, कोई कमर्शियल पॉडकास्ट तो हो नहीं रहा है, हम आपके बिजनेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तब भी मैंने पर्सनली ये बात बोली, और आज भी मुझे कोई समस्या नहीं है बात कहने में, कि मैं दैनिक भास्कर की ऐप को यूज़ करता हूँ, और मेरे पास नोटिफिकेशन को अगर मैं खोल के देखता हूँ तो दैनिक भास्कर के ऐप को खोल के देखता हूँ। प्रिंट तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने एडिटोरियल में और एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टोरियल में, इसमें बैलेंस कैसे बना के रखा कि आपकी रीजनल ऑडियंस का मन उखड़ ना जाए? देखिए बहुत सिंपल है। एक तो जो लोग बोलते हैं ना सब रीजनल ऑडियंस और मेट्रो ऑडियंस अलग है, अलग क्यों है? मैं अगर मान लीजिए उज्जैन में रहता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट उज्जैन खबर है, मेरी रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश की है। आप बम्बई में रहते हैं तो आप बांद्रा में रहते हैं, बम्बई की अगर, तो आपकी रिक्वायरमेंट बांद्रा भी है, बम्बई भी है, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र और बाकी राष्ट्र है। तो हम दोनों में सिर्फ लोकेशन का फ़र्क है, बाकी माफ़ करिए जितनी समझ बम्बई वाले को है लगभग उतनी समझ हमारे उज्जैन वाले को भी है। ठीक, वो उस नंबर की बात नहीं कर पाता होगा, थोड़ी बहुत इंटेलेक्चुअल जो आप सोचते हैं कि वो दुनिया भर की बात कर ले, वो नहीं कर पा सकता, लेकिन वो भी परिवार चला रहा है अपना, और माफ़ करिए शायद बम्बई वाले से बेहतर चला रहा होगा। तो इसलिए हमको नहीं लगता कि दोनों रीडर में कोई फ़र्क है, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीडर। इंटेलेक्चुअल लेवल में डिफरेंस है ना, तो उसकी पढ़ने के तरीके, जो आपको लिखने के तरीके हैं, उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। उसमें देखिए वो अल्टीमेटली क्या चाहता है कि मुझे मेरे पसंद की, मेरी रिक्वायरमेंट की खबरें दीजिए, क्रेडिबिलिटी के साथ, टाइमली दीजिए और डिटेल में दीजिए। दैट्स व्हाट वी आर सर्विंग हिम, और वो कहीं से छोटा नहीं है। अच्छा, ऐड तो क्लियरली दिख जाती है, जब एडवर्टोरियल होता है तो पता नहीं चलता कई बार कि यह खबर है या एडवर्टाइजिंग है। तो आपको भी कभी कभी एडवर्टोरियल पर जब काम करते हैं तो उसके डिफरेंस से, उसके स्प्लिट से कस्टमर का भरोसा ना हट जाए कि ये पेड खबर है या ये ऑर्गेनिक खबर है। उसमें बिल्कुल अलग से लिखा होता है इम्पैक्ट फीचर, साफ साफ भास्कर इम्पैक्ट फीचर, जिससे कि आपको पता लगे कि ये इम्पैक्ट फीचर है। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में हमने जाके एक दिन पूरा गुजारा और एक फीचर छापा उनके बारे में कि यूनिवर्सिटी कैसी है, उनकी कैंपस कैसा है, बच्चे कैसे हैं, फैसिलिटी कैसी है, उसमें लिखा होगा भास्कर इम्पैक्ट फीचर, तो आप कहीं भी कोई कंफ्यूज नहीं हो सकते। अच्छा, आप कितना भी चेक कर लें अपनी क्रेडिबिलिटी को न्यूज़ के लिए, साथ में आपने बोला डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेगा वो, फिर भी जो वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करता है वो भी कई बार फेक होता है, और अज्ञानतावश फेक होता है। मैं नहीं बोल रहा कि जानबूझ के कर रहा है, और वो डॉक्यूमेंट भी गलत आ गया हाथ में, और डॉक्यूमेंट भी चला गया। और अब आपने इसकी सेफ्टी को, इसकी वेरिफिकेशन के लिए और क्या करते हैं? आपने बोला आप थोड़ा एआई का भी हेल्प ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट ठीक हो उसको कैसे चेक करते हैं आप? पूरी देखिए एडिटोरियल की लंबी चौड़ी प्रोसेस है कि अगर मुझे लगा कि आपने खबर फाइल की जिसमें आपने बोला है कि एक सरपंच ने कोई फर्जीवाड़ा किया और गलत पेमेंट कर दिया, वो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसके अधिकारी को फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई हमारे पास ये आया है मामला और आपके सरपंच ने ऐसा किया, इसमें आपका क्या मानना है? 99% अधिकारी बोलता है मैं चेक करके बताऊँगा। ठीक, फिर आप सरपंच को फ़ोन करते हैं कि भाई आपके खिलाफ़ ये मुद्दा आया है, आप क्या कहते हैं? वो अपना वर्जन देगा, नहीं सर मैंने ये बोला है। तो व्हेन यू डू 360 डिग्री अप्रोच, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी क्रेडिबिलिटी। कहाँ कर पाएंगे ये? हमारा काम है सर, ये भी काम। इसमें अगर मान लीजिए हम 5000 खबरें रोज़ की फाइल करते हैं तो हो सकता है 400 खबरें ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह का मुद्दा आता है, बाकी तो इन्फॉर्मेटिव होती है। अच्छा ठीक है, कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, पॉलिटिकल रैली हो गई, चोरी हो गई, वो तो नॉर्मल खबरें। लेकिन अगर 400-500 खबरों में इस तरह की जिसमें हम मुद्दा उठा रहे हैं, रिस्क खाली 10% में है, करेक्ट, तो वो वेरिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है।
तो अभी अखबार आपका एक प्रिंट कितने का बिक रहा है इस समय? एक अखबार, एक यूनिट लगभग 4 रुपए 5 रुपए की कीमत है, मार्केट टू मार्केट है। 4 से 5 रुपए है। करेक्ट लेकिन इसका बड़ा कॉस्ट ड्राइवर है पेपर, जी, बिल्कुल है। प्रिंट है। लेकिन अगर मैं खाली पेपर को देखूं तो मुझे लगता है कि आपके 4 रुपए में पेपर की कॉस्ट क्या होती होगी? लगभग 5.5 रुपए। 5.5 रुपए। और ऊपर पेपर की वॉलेटिलिटी भी बहुत रही, छपने की भी कॉस्ट, छपने की भी कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट अलग तो है। लगभग ये मान लीजिए कि जो अखबार हमको 7 रुपए का घर में पड़ता है वो हम अपने पाठक को 4 रुपए में देते हैं, तो 3 रुपए हम उसको सब्सिडाइज करते हैं, जो 3 रुपए हम विज्ञापन के माध्यम से रिकवर कर लेते हैं। अभी पेपर की कॉस्ट भी 30-40% वॉलेटाइल रही, पिछले साल बहुत बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी। करीबन 67,000 रुपीज उसका टन क्या पहुंच गई इम्पैक्ट थी। रहा? तो नुकसान हुआ। लेकिन देखिए क्या होता है, आपको एज अ कंपनी समझना पड़ेगा कि बाजार ऊपर नीचे होता है, तो अगर पेपर की प्राइस एक साल बढ़ी भी तो हमने उसका घाटा सहा। हम ये नहीं बोल सकते थे पाठक को यार अब तो एक काम करो, अब आप 4 की जगह 6 रुपए देना हमको। हमने ठीक है, 1-6 महीने की बात है, हम जिससे आप bear कागज करेंगे। ले रहे हो उसके साथ भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं कोई पाता, ऐसा कमोडिटी है ये कमोडिटी है, जो कि रशियन मिल्स हैं, अमेरिकन मिल्स हैं, चाइना मिल हैं, इंडियन मिल्स हैं, तो कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि उनको भी आगे रॉ मटेरियल खरीदना होता है, उनको नहीं मिलता सिक्योरिटी, तो आपको कहाँ से देंगे? अच्छा, आपके जो प्रिंटिंग प्लांट हैं, प्रिंटिंग प्लांट बोलेंगे इसको, बिल्कुल, ये कितने प्रिंटिंग प्लांट करीबन हैं? 55 प्रिंटिंग प्लांट हमारे हैं। प्रिंटिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है जो उस एरिया का अखबार छापती है। हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है विच इज़ कॉल्ड KBA। ये जर्मनी से मशीन हमने 2008 में बुलाई थी। ये एक मशीन 2.5 लाख अखबार 1 घंटे में छाप सकती है। खास करके इंदौर में, जयपुर में, अहमदाबाद में हमने मशीनें लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या 4-4, 5-5 लाख अखबार छपता है। और हम कोशिश करते हैं कि रात के हम 1:30-2 बजे तक ही खबरें ले सकें। तो अगर मान लीजिए 1:30 बजे खबर ली मैंने और अखबार छापना शुरू किया 1:45 बजे, तो मुझे 2 घंटे के अंदर 5 लाख कॉपी छापनी है जयपुर में या अहमदाबाद में, तो मैं छाप लेता हूँ मशीन से। तो इसमें कहीं ऐसा भी होता है जहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ना हो पाए तो, लेकिन आपकी कॉस्ट आ गई है आपका, और थोड़ा बहुत, लेकिन अधिकतर जगहों पे ऑलमोस्ट आई वुड से कि 80 to 90% कैपिटल यूटिलाइजेशन बना हुआ है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्लांट लगाते हैं, करेक्ट, जहाँ आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी से पहले प्लांट लगा लेंगे तो थोड़ा टाइम लॉस रहेगा आपको। नहीं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने एक किसी जगह पे चंडीगढ़ में मैंने प्रिंटिंग प्लांट लगाया। अब मुझे पता ऐसे है, बताइए अगला प्लांट कहाँ लगाने वाले हैं? अभी जैसे राजस्थान में मान लीजिए मैंने भरतपुर में एक प्लांट लगाया, तो मुझे पता है भरतपुर में अभी मेरी उस एरिया में 40,000 कॉपी छप रही है। अब मेरे को एक प्रिंटिंग प्लांट वहाँ बिठाना है। अब मुझे मिनिमम उसके लिए 50,000 कॉपी चाहिए, तो 40-50,000 तो मैनेज में कर सकता हूँ कि 40,000 शुरू करते हैं, बढ़ के 50,000 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 20,000 छाप रहा होता और वहाँ मिनिमम 50,000 चाहिए, तो मैं प्रिंटिंग प्लांट नहीं लगाऊंगा वहाँ पे, फिर मैं भरतपुर की कॉपी शायद अलवर से छाप के भेज दूंगा। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी आएगी, फिर प्लांट की कैपेबिलिटी लाते हैं। बिल्कुल, ऐसा दोनों आपस में प्लान होकर चलना पड़ेगा। Sequence जैसे क्या अगर है? आप इसको FMCG प्रोडक्ट पे ले जाएं, तो मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं 1 लाख प्रोडक्ट बेच दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1.25 लाख 1.5 लाख की मशीन बिठाऊंगा, ठीक। लेकिन अगर मुझे उम्मीद है कि मैं 10,000 बेचूंगा, तो मैं अगर 1 लाख की मशीन बिठा रहा हूँ तो बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, नुकसान होगा मेरे को। और इस उम्मीद में बैठा रहा हूँ कि अभी 10,000 से शुरू करेंगे और 2 साल में 1 लाख हो जाएगी, तो भी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। क्यों? चूँकि नहीं हुआ तो फंस जाओगे आप। तो आप उतना एक्सपैंड करो जितने आपको 100% श्योरिटी या 90% श्योरिटी हो, फिर एक्सपैंड आगे करिए ना। फिर ये सीधा सवाल करूं, बिल्कुल, आपने मशीन की प्लांट की कैपेसिटी को अपने हिसाब से प्लान किया कि मेरे को 1 लाख कॉपी चाहिए आप, बिल्कुल अब आपने प्लांट लगाया, लगा दिया, 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है आपका, बिल्कुल प्लांट लग गया, रेडी हो गया, अखबार छापने के लिए रेडी हो गया, मैन पावर आ गई, टेक्नोलॉजी पूरी रेडी है, सब कुछ है, केपेक्स लग चुका है, उसके ऊपर हो सकता है लोन लिया हो ना लिया हो, लेकिन पैसा चला गया। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा साबोटाज हुआ है कंपटीशन से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका उठा के ले गया हो? प्रभु की कृपा से हमेशा दुगना हुआ है कि हमने शुरू किया 1 लाख से, लेकिन डिमांड आ गई 1.25-2 लाख की, तो फिर तुरंत लग के दूसरी मशीन लगवानी पड़ी, तो वो तो हुआ है, लेकिन सबोटेज का काम होता नहीं है। नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि देखिए मेरा ऐसा मानना है, कई बार हम लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार वो कंपटीशन है सबोटेज कर दिया था, या तो आपको समझ नहीं है, धंधा नहीं आता तो आप सबोटेज हो गए। अगर आपको धंधा आता है, हाँ ये हो सकता है 10-5% ऊपर नीचे कर दे कंपटीशन आपके लिए, लेकिन उससे ऊपर अगर कर रहा है तो आपको धंधा नहीं आता फिर तो मेरे ख्याल है अगर आपका व्यूअर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के नहीं जाएगा, सिंपल है। आपका रीडर आपके साथ जुड़ा देखिए हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो अब कोई रोल नहीं प्ले करता, अब वो अवेलेबिलिटी का रोल प्ले करता है। अगर आप इसको FMCG या गाड़ियों में भी ले जाएं, तो आज से 40 साल पहले आदमी गाड़ी वो खरीदता था जो मिलती थी,
कि भाई मेरे शेयर में जो है वो ले लेता हूँ मैं। अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्लियर है, सारे शोरूम हैं, अब जो अच्छी लगेगी गाड़ी आप वो खरीदोगे। FMCG में भी ये होता है। अब आप मजबूरी में कोई मसाला या टूथपेस्ट नहीं खरीदते हो कि दूसरा मिलता नहीं है। एक बात समझाइए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव है कि शेयर्ड है? यानी कि जो हॉकर अखबार बांट के आ रहा है 50% शेयर्ड है और 50% एक्सक्लूसिव है। क्या आप पसंद करते हैं कि एक्सक्लूसिव हो या आपको लगता है दोनों शेयर्ड में फर्क चलेगा? मेरा मानना है, अगर शेयर्ड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके घर में मेरा अखबार आता है, दूसरे के घर में दूसरा आता है। अगर 100 घर हैं तो 70 घर में मेरा अखबार जा रहा है, 30 में दूसरा अखबार जा रहा है। कई 2 लोग भी लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर 2 अखबार लेते हैं, बड़े बिजनेसमैन 2 अखबार लेते हैं। इस पे कोई फॉर्मूला नहीं बनाया इसमें आपने? कोई इसमें देखिए, चाहत नहीं है, इसमें ऐसा होना डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। को बेमतलब के कंट्रोल करने से कुछ नहीं होना। प्रोडक्ट पे जोर करिए, कंज्यूमर पे जोर लगाइए। बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट माइल डिलीवरी पे बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली 50 करोड़ आदमी बैठा है वहाँ पे उसको जब मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है, अभी मैं फिजिकल अखबार की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपकी एप्लीकेशन पे बाद में आता हूँ। अब इसमें क्या रूट ऑप्टिमाइजेशन में आप उसको सपोर्ट करते हैं, या कोई जीपीएस ट्रैकिंग में सपोर्ट करते हैं, या कोई वेंडर के लिए आपने ऐप बना रखी है? सब सारी टेक्नोलॉजी पे काम काफ़ी हो चुका और हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एजेंट है मेरे और राजस्थान के, मान लीजिए आप जैसलमेर में हैं और आपको कॉपी मिलनी है जोधपुर से, तो आपको पता है आपकी कॉपी सुबह 5:30-6 बजे पहुंचती है। तो जब जोधपुर से 3 बजे मेरी टैक्सी निकलेगी आपका पेपर लेके, तो वो जीपीएस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरी गाड़ी 3 बजे वहाँ से निकल गई है। और आपको ये भी क्लियर होता जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पहुँच गई है गाड़ी, और आपके डिपो पे सुबह 5:30 पौने 6 बजे उसने अखबार छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। आप ये भी उसमें पूरा हमारे एजेंटों को सुविधा है कि उनको ये भी क्लियर है आज कितनी कॉपी आई, मेरा बिल आ गया, पेमेंट आ गया, मेरा बैलेंस कितना है। ठीक, अब हम इसको वेंडर के लेवल पे ले जा रहे हैं कि आज जो हमारा वेंडर जो घर घर जाके अखबार बांटता है, हम उसको और कैसे जोमेटो की तरह हम हॉकर को और चाह रहे हैं कि इतना लेवल पे ले जाएं कि वो हॉकर भी जैसे जोमेटो का बच्चा बांटता है ना, उसको इतनी क्लैरिटी तक मिल जाए। ये हम वर्किंग भी कर रहे हैं। बहुत खूब, बड़ा अच्छा है। मेरे को हम बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट का ना आइडेंटिटी यही है गिरीश जी, कि हम इसको ऊपर से तो बहुत बातें कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं आपको खाने में क्या पसंद है, आप कैसे काम करते हैं, आपकी शर्ट बड़ी स्मार्ट लग रही है, साथ में आपने पॉकेट स्क्वायर भी अच्छा पहना है। लेकिन हमें बिजनेस की इन डेप्थ में जाना है, और बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट को इसी के लिए पहचाना जाता है जहाँ बिल्कुल, जितना मैंने सुना है आपके बारे में वो ये है कि आदमी आपके बड़ा बिजनेस सिर्फ देखने नहीं आता है, उससे कमाने आता है। उसको देख के लगता है कि आज मैंने अगर ये आधा घंटा 1 घंटा देखा है तो कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान का काम नहीं है, ये धंधे का काम है। और वो इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा तभी है जब हमारे प्रोडक्ट में आपके जैसे लोग आते हैं। तो आपको उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इतने सारे लोग आ रहे हैं और ये आके बता रहे हैं अपने सीक्रेट्स एक्सक्लूसिव। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट को जाकर के आप जरूर देखिए। रिटेल पे भी, लॉजिस्टिक्स पे भी, टेक पे भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, हर एपिसोड एक मास्टर क्लास की तरह है। दैनिक भास्कर पे वापस आते हैं। रीजनल मार्केट में जैसे बिहार है या गुजरात है या पंजाब है, आपने कई एडिशंस को हमने देखा बहुत रैपिडली स्केल किया। गिरीश जी, जब आप किसी नई स्टेट में एंट्री करते हैं और किसी नई जगह एंट्री करेंगे, आपका एक नेशनल ब्रांड नेम बिल्ड हो चुका है, आपके नंबर्स और डेटा प्रूफ हो चुका है, दिखाई पड़ रहा है। पर जो कॉम्पिटिटर है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, जागरण है, अमर उजाला है, कोई भी है, अगर उसका एक रीजन में मार्केट बहुत स्ट्रांग है, आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी मार्केट टू मार्केट होती है, कंपटीशन को देख के और मार्केट को देख के। तो आप सबसे पहले तो मेरा मानना है, जैसे आपके जितने व्यूवर हैं उनको समझना पड़ेगा कि हमको अननेसेसरी कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में ही हम बना लेते हैं कि अरे यार वो कंपटीशन इतना बड़ा है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, उसके पास तो इतनी ताकत है। तो क्या होता है, आप पहले से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करिए और मार्केट को देखिए, और ये देखिए मार्केट में स्कोप है कि नहीं है। आप अगर ये सोच के चलेंगे कि मैं उसको हटा दूंगा और अपना प्रोडक्ट वहाँ रख दूंगा, तो मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपको गैप दिख जाए कि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट से खुश नहीं है इस वजह से, और मैं उस गैप को फुलफिल कर सकता हूँ, उसकी नीड कैसे को ढूंढते हैं आप? बाजार में जाके सर्वे करके रिसर्च करना पड़ती है आपको। आप लोगों से मिलते हो। हिंदुस्तान में मजे की बात है, हिंदुस्तान के दुनिया भर में आप अगर किसी कंज्यूमर को जाके पहले सीधे पूछेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत है, पहला आंसर मिलता है नो। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है गैप क्या होता है। भाई मैं कंज्यूमर हूँ, मैं घर में बढ़िया मेरा काम चल रहा है। हम और आप बचपन में Fiat गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी में चलते रहे, बड़ा मज़ा आता था, कंफर्टेबल थी। अगर कोई हमसे आके पूछता हो दूसरी गाड़ी चाहिए, हम कहते नहीं बढ़िया तो है, 12 लोग बैठ जाते हैं एक साथ, टेंशन ही नहीं है।
लेकिन किसी ने उसमें गैप देखा कि नहीं यार, एक गैप है कि बेटर गाड़ी आ सकती है, आती गई। SUV नाम की गाड़ी हिंदुस्तान में पिछले 8 साल में पॉपुलर हुई है। क्यों? किसी ने गैप देखा कि यार लोगों को प्रेफर है, हमारे शहरों में गड्ढे होते हैं तो थोड़ी सी ऊपर वाली गाड़ी हो, कंफर्टेबल हो जाएगा आदमी के लिए, फैमिली बैठ जाती है, लगेज ज़्यादा आ जाता है। कोई लाइव एग्जांपल हमें मिल जाए जहाँ पे आप गैप सक्सेसफुली पकड़ पाए? देखिए, हर मार्केट में गैप होता है। जैसे मैं आपको गुजरात की बात करूं तो गुजरात में जब हमने लॉन्च किया तब हमको एक क्लियर गैप दिखा वहाँ पे कि क्रेडिबिलिटी का इशू है, कि वहाँ 2 बड़े अखबार थे तो तीसरे की ज़रूरत क्या थी? उसमें ज़रूरत हुई क्वालिटी की, कि दोनों अखबार कोई भी मॉडर्नाइजेशन को हाथ नहीं लगाना चाहते थे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे, और क्लियरली ये गैप आ रहा था, क्रेडिबिलिटी का गैप आ रहा था। जो 30 से लेके 50 साल की ऑडियंस है उसको लगता था पेपर से मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। आपने वो गैप समझा, उसको फुलफिल किया। अभी मैं रिसेंट बात करूँ, हमने महाराष्ट्र में काम किया, या अभी नए मार्केट में भी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है हमारे, मान लीजिए MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनमें भी जब हम फर्दर ग्रोथ के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं और गैप क्या है। कि बच्चे हैं, लोग बोलते हैं ना यंगस्टर्स अखबार कम पढ़ते हैं, ठीक, तो हमने कहा उनको कैसे जोड़ें, तो गैप निकल के आया कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, उसको बाकी, तो कैन वी टॉक अबाउट हिज एजुकेशन, कैन वी टॉक अबाउट जॉब्स देयर, सो दैट उसको आइडेंटिफाई हो जाएगी यार हाँ मेरे को तो मतलब है कि मेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है जॉब्स के बारे में या एजुकेशन के बारे में, आई एम विलिंग टू रीड इट। तो यू नीड टू कीप इवॉल्विंग। एक और चीज़ खास तौर पे है, ये सतत प्रक्रिया है। आप अगर ये सोच लें कि यार हमने तो अब सब कुछ हो गया, अब तो बस, तो दूसरे दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आपको डेली इवॉल्व करना पड़ेगा, नया कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है उनको, अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो इसी तरह प्रोडक्ट में भी आपको माने चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रोज नया करना पड़ेगा। अब जब आपका कंटेंट जा रहा है, यहाँ पे पेड सर्कुलेशन भी होता है, प्रमोशनल कॉपीज भी होती हैं। प्रमोशनल तो ना के बराबर होती है। ये मान चलिए हमारा अगर जैसे 50 लाख कॉपी है लगभग, तो उसमें से 1 लाख 1.5 लाख कॉपी प्रमोशनल होगी, बाकी पूरी की पूरी पेड कॉपी है। पेड कॉपी है, ओके। तो एडवर्टाइजर्स के लिए आप अपनी, ये तो रीडर की क्रेडिबिलिटी पे हमने काफ़ी देर से बात किया, लेकिन जहाँ से आपका रेवेन्यू आता है, जहाँ से आपने जो सब्सिडाइज करने की बात करी, कवर अप करेंगे और अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो एडवर्टाइज़र के लिए आप क्या बताते हैं, आपकी पिच क्या रहती है, आप उसके लिए क्रेडिबिलिटी कैसे बनाते हैं? एडवर्टाइज़र सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा है कि आपके साथ पब्लिक है कि नहीं है, आपके साथ रीडर है कि नहीं है, वो रीडर आपके साथ 25 मिनट 30 मिनट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। चूँकि देखिए, एडवर्टाइज़र कोई भी आदमी अखबार, ऐप या TV ऐड देखने के लिए नहीं देखता। करेक्ट। आप जाते हो कंटेंट के लिए, न्यूज़ के लिए या TV पे प्रोग्राम देखने के लिए, ऐड वहाँ साइड में आ जाता है धीरे से, क्योंकि आपका टाइम मिला, मैंने आपको ऐड दिखा दिया। अखबार में भी ये होता है, बढ़िया खबर है, नीचे थोड़ा सा ऐड लगा दिया साथ में, तो आपको दिख गया वो। तो एडवर्टाइज़र का मेन फोकस आपको करना ही नहीं चाहिए। एडवर्टाइज़र बोलता है मेरी तरफ देखो ही मत, आप तो अपने कंज्यूमर को देखो, अपने कंज्यूमर को स्ट्रॉन्ग करो और फिर मेरे पास आओ अपने कंज्यूमर को दिखाने के लिए। तो इसलिए ये बहुत क्लियर है कि केंद्र में पाठक, आप तो सिर्फ पाठक पे फोकस करिए, वो गंगा पार करा देगा आपको। बहुत हमें को लगता है कि आप इस मामले में काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से चल रहे हैं, क्योंकि बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी आपने साइडलाइन कर दी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो अब खाली एक मीडियम रह गया है, अब केंद्र में पाठक समझ में आ रहा है। क्योंकि केंद्र में पाठक इसलिए भी है क्योंकि आपका न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन का रेवेन्यू है वो 282 करोड़ से लगभग 450 करोड़ के आसपास गया है। 500 आ गया, लगभग 500 के आसपास आ गया। ये पिछले 10 सालों की बात है, जहाँ बाकी लोग डिक्लाइन कर रहे थे। फ्रीबीज या डिस्काउंट ऑफर्स भी जाती हैं कई बार, लेकिन आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करी है। मैं देख रहा हूँ प्रिंट में प्रॉफिटेबिलिटी आपको डिजिटल के सपोर्ट से आ रही है, या प्रिंट में आपके इतना स्ट्रेंथ है कि प्रिंट अपने आप इंडिपेंडेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जो आपका कवर प्राइस है उसको भी आपने बड़ा ग्रेजुअली बढ़ाया, तो आपने एड वॉल्यूम्स को भी बिल्ड किया है, तो इसको आपने कैसे सस्टेनेबली कैसे मेंटेन किया है? देखिए, हमारा 95% प्रॉफिट प्रिंट से आता है। अच्छा, 95% न्यूज़पेपर से प्रॉफिट आता है, बाकी रेडियो डिजिटल छोटे हैं अभी, इनको तो टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। सस्टेन करने का भी रेडियो डिजिटल में ट्रैफिक होगा, लेकिन रेवेन्यू तो अभी है नहीं, छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आती है, नथिंग मेजर इन दैट। रेडियो में लिमिटेड रेवेन्यू है, सारा खेल प्रिंट न्यूज़पेपर्स का है। और न्यूज़पेपर में भी जो मैंने आपसे बात कहा कि आपको तो बार बार देखिए, एक आदमी जो 4 रुपये रोज आपको दे रहा है, क्या उसको वर्थ लग रही है आपकी या नहीं लग रही?
अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा, आप बाजार में 3 दुकानों पर जाके ढूंढते हो नहीं ढूंढते? अगर आपको जिस आदमी को एक पर्टिकुलर खाना खाना है, पर्टिकुलर चॉकलेट चाहिए, आप 3 दुकानों में जाके पूछते हो ये वाली है कि नहीं है, क्योंकि आपको वही चाहिए। ठीक, तो सिंपल है। अगर आपने कंज्यूमर को पकड़ा हुआ है तो आप सोचिए ना, आदमी आपके साथ है। ये आपकी 10 साल की मैंने अभी नंबर से कंपैरिजन दिया। 10 साल से मैं आपको शेयर कर दूं कि हमारा एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम है। इस साल हम उसकी 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बधाई आपको बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। अब तक हम 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को लाइव फिजिकल इवेंट्स में ट्रेन कर चुके अरे हैं, वाह, क्या जहाँ बात। हम 1 साल की उनको हैंड होल्डिंग देते हैं। या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, हिंदुस्तान में हमारा बढ़ता हुआ देश है, तरक्की कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये संदेश रहता है कि हिंदुस्तान और आगे बढ़े। गांव में आदमी सोच के चलता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई इंडस्ट्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए। मेरा कहना है इतना बड़ा देश तरक्की तभी कर सकता है जब जब एंटरप्रेन्योर हो। हर गांव के लेवल पे आज एक गांव में एक महिला जब चक्की का काम शुरू करती है, वो देश की प्रगति में कंट्रीब्यूशन कर रही है। एक आदमी अगर किराना दुकान खोलता है, वो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आपसे लोग सीख के समझ के अगर धंधा शुरू कर रहे हैं तो आपको सलाम है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी तारीफ होनी चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन आज बात दैनिक भास्कर की ज़्यादा करेंगे। आपका एड रेवेन्यू भी 20% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा रहा है पिछले करीबन 8 साल का। 8 साल से। 6 साल नंबर का। ठीक है 20%? लगभग, मतलब अगर एवरेज देखें उठा के तो किसी साल 8% है, किसी साल 12% है, किसी साल 20, तो एवरेज निकालेंगे अगर कंपाउंडिंग तो उतना आ जाएगा। अच्छा, एक जगह आपका 37% भी आपका रहा कैगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, मैं कहीं चेक कर रहा था। अगर ये नंबर्स को आप कंफर्म करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये देख रहा था कि अगर बाकी मीडिया हाउस चेक करूं, मैं नाम लेने में हेजिटेट नहीं कर रहा हूं, या जागरण है, HT है या ABP है, इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है। आपने ये ग्रोथ सस्टेन कैसे करी? मतलब इतने लंबे समय, खास तौर से जब आपने ये बात बोल दी कि मैं प्रिंट से 90-95% रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ से आ रही है। ये सस्टेनेबिलिटी कैसे लेकर के आए जब बाकी लोग नहीं ला पा रहे हैं? देखिए, वो अगर नहीं ला पा रहे तो कुछ प्रॉब्लम उनके मार्केट में होगी, कुछ सिस्टम में होगी। आपको तो अपना काम करना है, अपने मार्केट में मेहनत करनी है, और हर मार्केट अलग है। आज हम 14 स्टेट्स में काम करते हैं, हर मार्केट अलग है। आपकी सेल्स की टीम इन लोगों से ज़्यादा बड़ी होगी काफ़ी? बड़ी, मेरे पास 1000 आदमी की सेल्स टीम है। हर स्टेट अलग होती है, और ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट एक साथ काम करती हैं। कोई स्टेट 5% में भी रहती है, कई बार कोई बुरा महीना आता है तो स्टेट नेगेटिव भी आ जाती है। ठीक, कोई स्टेट 20% ग्रो कर लेती है। तो आई थिंक हर स्टेट में जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। सबसे पहले अंदर देखना चाहिए। कई बार होता है ना, परफॉर्मेंस नहीं आती, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, उसमें सारी बीमारियां लिखते हैं कि बाज़ार में ऐसा हो गया, इस साल बारिश ज़्यादा हो गई, कंपटीशन ने ऐसा कर दिया, लोगों के पास पैसा नहीं था, वगैरह वगैरह। एक बहाना लिस्ट जिसको बोलते हैं ना, बनाते हैं। वो बहाना लिस्ट किसके लिए बना रहे हैं? अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि तुम में कुछ खराबी नहीं है, मार्केट ख़राब है। सबसे पहले उस लिस्ट को बाहर करिए। देखिए, वो लिस्ट किसके लिए बना रहे हो आप? भाई उस लिस्ट से कुछ होना है क्या? कुछ नहीं होना, केवल एक मन में हो जाएगा कि हाँ बाज़ार ख़राब है। तो पहले अंदर देखिए कि अपन ने कहाँ छोड़ दिया, अपन ने कहाँ गलती कर दी, क्या मिस्टेक कर गए अपन। बार बार अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखो, अल्टीमेटली आपकी ये ग्राउंड टीम सेल्स की है जो इतना रेवेन्यू लेके आ रही है। बात आपकी मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं प्रोडक्ट एक कैटेगरी होगा तो सेल्स लाने में आसानी होगी। फिर भी आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या रहती है? समझाते क्या है? आपका क्या चीज़ काम करा, क्या नहीं काम किया? देखिए, सेल्स टीम का सिंपल है। मैं, अगर आप एक एडवर्टाइज़र हैं, विज्ञापन दाता है, मैं आपके पास आऊँगा तो मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ ऐड छपा लीजिए, क्योंकि आपको ऐड नहीं छपाना, आपको अपना माल बेचना है। अगर आप मान लीजिए होटल बेच रहे हैं, आप एजुकेशन स्कूल की सीट बेच रहे हैं, या आप रियल एस्टेट बेच रहे हैं, तो आपको ऐड नहीं छपाना है, आपको अपना माल बेचना है। तो मेरी टीम आके पहले आपको समझाती है कि हम आपका माल बेचने में मदद कैसे कर सकते हैं। कि अगर आप एक रियल एस्टेट वाले हैं, आपको 40 लाख रुपए का फ्लैट बेचना है, ठीक, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं कि 40 लाख का फ्लैट क्यों बिके, किस तरह से बिके, किस तरह कंज्यूमर आपके पास आए, क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्यों आएगा। तो हम सिर्फ ऐड नहीं छाप रहे हैं। जो ऐड छापने में क्या है, फिर तो हम ज़रूरत ही नहीं सेल्स टीम की ना। ऑर्डर कैरियर हो गए, ऑर्डर इन्फ्लुएंसर नहीं बने। तो हमको जाके आपको समझाना है कि हम आपका माल बेचने में हमारे कंज्यूमर का कंज्यूमर जो है उसको देखना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। और क्या प्रिंट में लेकिन रुआस निकालना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकालना तो बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमने रियल एस्टेट में कई लोगों के साथ काम किया,
तो हमने तो सीधी सीधी बात की बिल्डर से कि आप तो एक काम करो यार, अगर आप हमको 50 लाख रुपए दे रहे हो तो आपने ये देखना है कि आपको खर्चा करना है 4% मेरे साथ। रियल एस्टेट बिल्डर जो है वो 4% तक एडवर्टाइजिंग में खर्च कर सकता है, मार्केटिंग में। तो अगर उसने 50 करोड़ का माल बेचा तो उसको 4% हुआ 2 करोड़ रुपया, तब तो वो 2 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। और उस 2 करोड़ में से अगर वो 1.5 करोड़ मेरे को दे रहा है तो उसको वायबल हो रहा है। तो हमारा कैलकुलेशन ही इस तरह निकलता है कि सर आपने मेरे साथ काम किया, 50 करोड़ का माल आपका पहले साल में बिका कि नहीं बिका, बिक गया तो मेरा भी ROI निकल गया, आपका भी निकल गया। आप कैसे उसे कन्विंस करते हैं कि ये आपकी प्रिंट से बिका है, आपकी ऐड से बिका है, उसके बाकी की जो एक्टिविटीज़ करी है उसने एडवर्टाइजिंग की। रियल एस्टेट वाला तो आउटडोर भी लगाएगा, होर्डिंग लगाएगा, बाकी काम भी करेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अपने एजेंट्स भी लगाएगा, अपने ब्रोकर्स भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, उनकी एक्टिविटी इवेंट्स भी करेगा। तो ये मुश्किल नहीं होता आपको क्लेम करना कि ये मेरे कारण बिका है? प्रिंट में तो क्या होता है, जैसे आज आपने मेरे यहाँ फुल पेज ऐड छपाया तो आपके साइट पे 200 लोग पहुँच गए, ठीक, आप उनसे पूछ भी लेते हैं। तो आपको पता है कि आपने जो सोशल मीडिया में ऐड दिया वो तो महीने भर दिया था, तो सडनली आज ही 200 लोग क्यों आ गए? ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ ऐड छपा, आपके यहाँ आ गए, आपने कहा सब काम आ गया। देखिए हम लोग अपनी टीम से सेल्स में बोलते हैं कि ध्यान रखिए, वो जो आदमी क्लाइंट है ना, जो एडवर्टाइज़र जो आप पे पैसा खर्च कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा होशियार है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पैसे की बकत है और वो रिटर्न देख लेता है। अगर आपसे रिस्पांस नहीं आया, आप गाड़ी वाले हैं, आपने मेरे ऐड छपाया और आपकी गाड़ी नहीं बिकी, तो आप शाम को मेरे बंदे को फ़ोन करके हिंदी में समझा देते हो कि ये मज़ा नहीं आया यार तुम्हारा। तो वो तो बहुत स्ट्रेट रिस्पांस का काम है। प्रिंट की बात तो हम कर रहे हैं, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा डिजिटल की बात करूँ इस समय। बताइए। हम खुद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज बात कर रहे हैं। आज डिजिटल का मोनेटाइजेशन आपका जो हमने स्प्लिट देखा वो छोटा है, लेकिन डिजिटल का ट्रैफिक बढ़ रहा होगा। बहुत अभी बढ़ इस रहा समय है। करंट ट्रैफिक क्या है? हमारे पास महीने के लगभग 2 करोड़ लोग यूज़र जो हैं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हिंदी गुजराती में। ये यूनिक यूज़र है? हाँ जी, 2 करोड़ करोड़ यूनिक आदमी। यूज़र है। बिल्कुल। अच्छा, तो दैनिक भास्कर के जो मंथली एक्टिव यूज़र हो गया वो अभी आप बता रहे हैं 2 करोड़ हो गया, विच इज़ 20 ऐप पे, मिलियन। ये मैं ऐप पे बात कर रहा हूँ। ऐप पे 20 मिलियन। बिल्कुल अच्छा, लेकिन आज तक को मैं देख रहा हूँ तो वो 3 मिलियन है, जी, और मैं अगर जागरण को देख रहा हूँ तो आधा मिलियन है। काफ़ी कम है। बहुत कम है। बिल्कुल। तो इससे अगर आपका नंबर इतना बड़ा है तो डिजिटल मोनेटाइजेशन फनल को आप कैसे देख रहे हो? इसमें कई तरीके हो सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग के पैसे ले सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन के पैसे ले सकते हो, आप हाइब्रिड बिल्ड कर सकते हो। आप इसको कैसे देख रहे हो फ्यूचर में? करेंगे, बहुत जल्दी क्या है, अभी तो शुरू हुआ है। 4-5 साल पहले हमने सारा डिजिटल का काम 2018 में शुरू किया। कोविड के पहले कुछ भी नहीं था, कोविड के बाद एकदम से बढ़ा है। तो अभी 4 साल हुए हैं, थोड़ा सा और टाइम लगाइए, मेहनत कुछ करिए। इंग्लिश अखबार ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो चार्ज कर रहे हैं, अपना आरपू कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने अभी शुरू नहीं किया है? मेरा कहना है बहुत जल्दी है सर, इतना बड़ा मार्केट है। पहले ये 2 करोड़ का पार्ट है, कम से कम 10 करोड़ तक तो पहुँचे। 10 करोड़ पहुँचेगा फिर सबसे बात कर लेंगे। और अगर अच्छा माल आप पढ़ा रहे हो तो उससे आप बोलोगे यार रोज़ का 2 रुपया चाहिए, 1 रुपया चाहिए, दे भी देगा वो, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, हम वापस समझते हैं कि 40% हिंदी, 8% गुजराती, और मैं चेक कर रहा था 8% मराठी। आपका जो रीजनल लैंग्वेज का जो डोमिनेंस है 5 सालों में, मैं आज तक को भी थोड़ा पढ़ा आपसे मिलने से पहले, एबीपी, जागरण, इनकी ऐप के यूनिक यूज़र देखे, आपका 10 गुना नंबर बढ़ा। आज मैं ये देखता हूँ कि 2 मिलियन से आप 20 मिलियन पे पहुँचे हैं, 2 करोड़ यूज़र आपके हो गए। तो आपका एक मोट तो मुझे समझ में आता है, क्लियरली आप बोलते हैं कि वेरीफाइड कंटेंट, ये एक मोट हो गया। इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रोल है कि आपकी ऐप पे लोग आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी की टीम को, क्योंकि कुछ भी कहो गिरीश जी, साफ बात है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप एक टेक एंटरप्रेन्योर खुद हैं। बिल्कुल नहीं, सही बोला आपने। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप टेक्नोलॉजी बनाने में आपका कोई बड़ा एक्सपीरियंस खुद से रहा हो। पर जब आदमी को खुद टेक्नोलॉजी बनानी नहीं आती और टीम से बनवा रहा है और काम करा रहा है, तो आप क्या ध्यान रखते हैं, कैसे कराते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले लोग आपकी कॉस्ट बढ़ाने में टाइम नहीं लगाते। आपको ऐसा कहानी सुनाएंगे जिससे आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। आपको अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग सीनियर लीडर ला करके रखेंगे, वो बहुत कॉस्ट बढ़ती है। और जब आपको नहीं आता हो, और एआई का जो अभी इस समय चेंजेस आ रहे हैं, हर हफ्ते बड़े चेंजेस हो रहे हैं, हर 15 दिन में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और जब आप खुद टेक्नोलॉजी में अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं हूँ, मेरा एरिया नहीं रहा है, तो आप इस टीम से काम कराते वक्त क्या बिजनेस लेसन समझाना चाहेंगे? देखिए, एज अ एंटरप्रेन्योर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो आपको काम कराना आना चाहिए, ठीक। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, आपको इंडस्ट्री नहीं आती। मैं जैसे पावर प्लांट चलाता हूँ, तो मैं तो पावर इंजीनियर हूँ नहीं, लेकिन मुझे प्लांट लगवाना आता है, मुझे काम कराना आता है।
अच्छा, गलतियां भी होंगी, किसी ने आके मान लीजिए आपको तिलक लगा दिया, ठीक, बेवकूफ़ बना दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, बन गया एक बार, सिखा के गया वो आपको। ये ध्यान रखिए, अगर किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया तो वो जो करके फ़ायदा उठा के गया गया, लेकिन आपको सिखा के गया, आपको लर्निंग दे के गया कि अगली बार ये गलती मत करना, आपको होशियार बना के गया, टीचर था वो आप। तो इसी तरह आप सीख जाते हैं, एक गलती दो गलती के बाद आप सीख जाते हैं। और रही टेक्नोलॉजी की बात, तो टेक्नोलॉजी डरना नहीं चाहिए, आप थोड़ी स्टडी करें, 4 लोगों को बुलाएं, समझें और आप अपनी रिक्वायरमेंट बोलें। कई बार लोग समझते नहीं टेक्नोलॉजी को। जैसे अगर आप देखें ऐप के धंधे में, सब लोगों के घर में आजकल वो जो टीवी पे भी एंटरटेनमेंट ऐप्स होते हैं सारे के सारे, नेटफ्लिक्स है, जी है, वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है, जब आप बटन दबाते हैं, अगर 1 सेकंड के अंदर वहाँ चालू हो जाता है प्रोग्राम, तो आप उस पर रुक जाते हैं। और वहाँ पे अगर आपने बटन दबाया और वो पहिया घूम रहा है, तो आप क्या करते हैं, स्विच कर जाएंगे, दूसरे पे चले जाते हैं। चूँकि हम लोग इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी आपकी वो मदद करती है कि कोई भी काम डिले नहीं होगा। तो अगर आप मेरे ऐप में देखें, हमने मतलब शुरू में हमें लगता था क्या कर रहे हैं, हमने कम से कम नहीं तो 200-250 करोड़ रुपए खर्च किए टेक्नोलॉजी पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए कि आप बटन दबाएं और मेरा न्यूज़ ऐप खुल जाए, आप बटन दबाएं वीडियो शुरू हो जाए, आप बटन दबाएं वीडियो की लेंथ भी कंट्रोल हो जाए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपकी इसमें मदद करती है। लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी मदद करती है न्यूज़ छांटने में, एल्गोरिथम बनाने में, वो तो अपनी जगह है, लेकिन टू क्रिएट अ स्पीड, आज आप कई दूसरे ऐप पे जाते हैं, किसी ऐप में बहुत टाइम लगता है आपको, किसी ऐप में तुरंत काम होता है। तो जो तुरंत काम हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है उस वक्त, उस ऐप ने उतनी टेक्नोलॉजी में खर्चा किया है, उतना बिल्टअप किया है कि यू आर एबल टू इंटरेक्ट मच फास्टर। आप लोग 3 ब्रदर्स हैं? जी, हम 3 हैं। 3 ब्रदर्स, बिल्कुल। टेक टीम किसको रिपोर्ट करती है? मुझसे छोटे वाले को और मुझसे बड़े वालों को। अच्छा, ठीक है। और आप ज़्यादा क्या फंक्शन देख रहे हैं? मैं मार्केटिंग का पूरा फंक्शन देखता हूँ, और साथ के साथ जो पावर बिजनेस हमारा, उसको मैं मैनेज करता हूँ। तो मार्केटिंग की बात करी तो डीबी डिजिटल का जो रेवेन्यू मॉडल है, थोड़ा उसको समझते हैं। अभी तो बहुत सिंपल है रेवेन्यू मॉडल। अभी तो सिंपल है कि लिमिटेड एडवर्टाइजिंग आती है। दूसरा, हमने ये भी कॉल ले रखा है कि हम डिजिटल पे अननेसेसरी ऐड नहीं दिखाना चाहते। अगर आप कोई दूसरा वेबसाइट या ऐप देखते हैं तो उसमें इतने ऐड आते हैं, बहुत आते हैं, कि आपको 3 सेकंड तक वेट करना पड़ता है कि 3 सेकंड हो जाए तो बंद कर दूंगा, तो क्रॉस करूंगा। ठीक है, हम वो बीमारी से बिल्कुल नहीं है। हमारा कहना, हम पाठक को कंफर्टेबल करना चाहते हैं। अभी उस दिन में एक थिएटर गया, आप आज बता रहे हो ना, तो मैं याद कर रहा हूँ, ये बात सही है, क्योंकि मैं आपकी ऐप यूज़ करता हूँ, आपके बताते वक्त मैं फील कर पा रहा हूँ, और मुझे बाकी सारे एक्सपीरियंस भी याद आ रहे हैं। बिल्कुल। आप सिनेमा, अभी पिछले महीने एक सिनेमा देखने गया, अब वो इतने उसमें इंटरवल में ऐड आ रहे थे, तो मतलब मुझे कोफ्त हो गई कि भाई मैं सिनेमा देखने आया हूँ यार, आप मुझे 15 मिनट तक दुनिया भर के ऐड दिखा रहे हो, नहीं देखना मेरे को। तो सिमिलरली कंज्यूमर भी जो है वो चाहता है कि यार मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो दिखाओ ना। हाँ, ऐड साइड में बिठा दो, भाई दूल्हा तो दूल्हा रहना दो ना। अब वो मालूम पड़ा दूल्हा तो पीछे छूट गया, वो सब बाराती नाचे जा रहे हैं आगे, तो ऐसी कैसी शादी हुई? तो ये एक ऐड रेवेन्यू हो गया। लेकिन अगर मैं अभी यूएस की मार्केट और इंडिया की मार्केट को कंपेयर नहीं करूँगा, बस खाली समझने के लिए मुझे ये चीज़ देखनी है कि आपकी क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। मैं चेक किया, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट है, ऐड रेवेन्यू नहीं, सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू उनका 60-70% है। नाउ विच इज़ ह्यूज, विच इज़ मैसिव। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इंडिया में ये मॉडल, आज आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी नहीं है, 2 करोड़ का नंबर 10 करोड़ हो जाए तब देखता हूँ, तो ये एड लेड रेवेन्यू रहेगा आगे चल के या सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू बनेगा? दोनों होगा। हिंदुस्तान में शायद 50-50 होगा। वो इसलिए चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स की जिसमें बात किया आपने, उनके पास आज की तारीख में 12 मिलियन पेड सब्सक्राइबर हैं, यानी 1.2 करोड़ आदमी न्यूयॉर्क टाइम्स को खरीद के पेमेंट करके पढ़ता है। ठीक, हिंदुस्तान में एडवांटेज ये है कि चूँकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो ये 1.5 करोड़ का 10 करोड़ कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। तो हमारा मानना है एक बार नंबर बढ़ने दीजिए। अभी हमारे पास 2 करोड़ यूज़र हैं, अगर मेरे पास 10 करोड़ यूज़र होंगे तब 2 करोड़ लोगों से पेमेंट लेना कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपने मेंटेन किए। मैं EBITDA मार्जिन देख रहा था 28%, ये क्या है, सही नंबर है? बिल्कुल जी, हम तो कम हो गया, पहले हम तो 30% 32% तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन आपने साथ में 0 डेट पोजीशन भी मेंटेन करी है जी। आपके इस समय कोई कर्जा नहीं चल रहा है? भाई, अगर कंपनी पैसा कमा रही है और आपको बहुत बड़ा कोई 1000-2000 को एक्सपेंशन नहीं करना है तो ज़रूरत ही नहीं डेट की, क्यों लेंगे आप? बल्कि हमारी तो बैलेंस शीट में आज की तारीख में लगभग 1000 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है।
क्या मार्केट कैप इस समय हो गया डीबी को आपका? 5,000 करोड़ के आसपास का होगा। 5,000 करोड़ के जी। आसपास। और क्या पी मल्टीपल मिल रहा है आपको? मैं ईमानदारी बताऊँ, मैं मल्टीपल पे जाता ही नहीं हूँ सर। मैं तो सिंपल देखता हूँ कि कैश कितना अपने हाथ में है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि मार्केट को देखेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कई बार आपको लगता है ना, फलाने का आईपीओ आया 20,000 करोड़ का, तो आप सोचते यार उसका 20 हो गया, अपना 5, तो कन्फ्यूजन में आ जाते हो आप। वो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा दूसरे की थाली आपको ज़्यादा भरी हुई लगेगी। उस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट कैप आप प्रॉफिट देखो ना, कि आप पैसा कमा रहे हो, मार्जिन कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे, बस उस पर जाइए। ठीक है, ओके। तो हम मार्केट कैप को छोड़ा, प्रॉफिट पे आते हैं, जिस पे आप कह रहे हैं कि मैं फोकस करता हूँ। इसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कुछ लीवर समझाइए, कहाँ आपने ध्यान दिया ज़्यादा? हर जगह। ये मेरा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोगों से निवेदन है कि आप जब पैसा कमाते हैं, खूब कमाइए, मेहनत करिए, लेकिन कॉस्ट उसको मत छोड़िए। लोग आपको बोलेंगे, दो चार लोग बोल भी देंगे, अरे आप क्या बनियों की तरह लगे रहते हो, हर चीज़ में कंजूसी कर रहे हो, आप पकड़ के चलते हो। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ के चलिए। दुनिया के जितने भी लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, वो कॉस्ट कंट्रोल पे पूरा फोकस करते हैं। पूरा मतलब 99.9% नहीं भी 100%, क्योंकि कॉस्ट कब आपके हाथ से निकल जाए कुछ नहीं हो सकता। कुछ एग्जांपल बताइए, एक दो। सर, क्या किया आपने? अगर आपको क्लियर है कि आपका ट्रैवलिंग बिल इतना ही अलाउड है, तो उतना ही होना चाहिए। आपको क्लियर है कि हम इस क्लास में लोगों को फ्लाइट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक। कई बार कोई लड़ जा रहा था कि अरे सर बहुत डिस्टेंस है, फ्लाइट अलाउ। रूल बना हुआ है कि आपके पे ग्रेड पे आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ठीक। कई चीज़ें मार्केट ड्रिवन है, न्यूज़ प्रिंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल मार्केट है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ प्रिंट की प्राइस बढ़ गई, मुझे बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी कॉस्ट है मेरी, जो कंट्रोल कर सकते वो हैं, करना। मैन पावर, कि अगर आपको पता है कि आपके इस यूनिट में 150 लोगों की मैन पावर काउंट है, तो अगर 150 का 151 कर रहे हो, तो जस्टिफाई करो आप क्यों करना है। कि भाई हमें एक रिपोर्टर और चाहिए, क्यों चाहिए बताइए, क्या एडवांटेज मिलेगा उससे। नहीं सर, अच्छा रहेगा, अच्छा क्या, क्वांटिफाई करिए उसको। आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट कहाँ आती है आपके रेवेन्यू में? हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ प्रिंट की कॉस्ट है, उसके बाद मैन पावर कॉस्ट है हमारी। आज हमारा मैन पावर का बिल लगभग 400 करोड़ रुपए साल का है। हम 400 करोड़ रुपए साल की सैलरी देते हैं हमारे करीबन 9,000 लोगों को। और आप आगे अपने मार्जिन्स को बिल्ड करने के लिए क्या देखते हैं कि कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू ग्रोथ पॉसिबिलिटीज? देखिए, कॉस्ट तो हमने पकड़ ली बिल्कुल। अब कॉस्ट में कम होने की गुंजाइश 1-8% की होगी, बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ी, जैसे मान लीजिए मेरी आज अगर 2,500 करोड़ की रेवेन्यू है और कॉस्ट कंट्रोल में है, अब वो 2,500 की मेरी 100 करोड़ बढ़ती है रेवेन्यू, 200 करोड़ बढ़ती है, तो वो 200 सीधे मेरी बॉटम लाइन में आ जाएगी, अगर कॉस्ट कंट्रोल में है तो इसलिए कॉस्ट पे पकड़ और रेवेन्यू में ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ेंगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी क्योंकि डिजिटल में आप ज़्यादा रेवेन्यू बिल्ड नहीं कर रहे, तो आरपू वगैरह तो चेक करते नहीं होंगे? नहीं, अभी तो हमारा एक ही फोकस है कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे साथ लगाए। तो अच्छा, जो लोकल एडवर्टाइज़र है आपके पास, प्रिंट में एडवर्टाइज कर रहा है, गूगल पे और मेटा पे भी काफ़ी गए हैं पीछे, और आपने लोकल रिटेंशन को कैसे मेंटेन किया है कि वो, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए इस बात को चर्चा होते हुए, अब मेरे को लगता है कि लगभग 7 साल हो गए इस बात पे चर्चा होते हुए कि डिजिटल पे एड स्पेंड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बहुत केस स्टडी, बहुत डेटा, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसमें दो बातें, एक गिरीश जी कहें कि नहीं भाई मैं मानता ही नहीं इस बात को, और एक है नहीं मेरे पास डेटा है सपोर्ट करने के लिए कि क्यों मेरा प्रिंट का रेवेन्यू भी चलता रहेगा, चाहे भले ही डिजिटल रेवेन्यू की तरफ लोग, डिजिटल एक्सपेंडिचर की तरफ लोग जा रहे हैं। उनको पास में बहुत क्लियर डेटा है कि भाई क्लिक थ्रू रेट मुझे पता है, कितने रुपए में क्लिक आया, कितने रुपए में डाउनलोड आया, कितने रुपए में मेरे को एक शेयरेबिलिटी आ रही है, कितने रुपए में मेरे पास वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, कितने रुपए में मेरे पास लीड जनरेट हो रही है, कितने रुपए में मेरी लीड कन्वर्ट हो रही है। सब के सब कोका बहुत क्लियरली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आप अपने प्रिंट में कि वो लोग गूगल पे, मेटा पे कहीं और ना जाएं और आपके साथ स्टिकीनेस बिल्ड करें, क्योंकि सेल्स की टीम को मुश्किल आती होगी जाके समझाने में, क्योंकि बाग सामने वाला तो फट से बोल देगा। देखिए, एक चैलेंज है, इसको आपको मान चलना पड़ेगा कि डिजिटल एंड प्रिंट हैज़ टू कोएग्जिस्ट। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर प्रिंट लीड कर जाएगा या डिजिटल लीड कर जाएगा, इट्स अ कोएग्जिस्टेंस वेरी क्लियरली। जैसे आपको देखा होगा, आपने याद हो, कोविड के टाइम पे एजुकेशन कैटेगरी का एडवर्टाइज़र जो है उसको लगा कि डिजिटल बेस्ट है, वहाँ से लीड जनरेट देख लेता हूँ मैं, कितनों ने विजिबिलिटी आई, क्लिक बेट आया, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो क्या हुआ,
जो कंज्यूमर पहले डिजिटल पे जाके देख रहा था उसने कहा नहीं भैया अब तुम्हें प्रिंट के थ्रू फिजिकल जाके अखबार देखना है और आपका कैंपस देखने आना है। तो हमारा जो एडवर्टाइज़र कोविड के 21-22 में थोड़ा हिल रहा था हमसे, वो 23-24 में हमारे पास दमदारी से आ गया वापस कि नहीं यार प्रिंट से मुझे बेटर लगता है। तो अब क्या हो गया है, स्क्रिप्ट क्या रहेगी? तो अब क्या होता है, मिक्स हो गया है। जैसे पहले जैसे मेरे किसी से बात हो रही थी तो उनका खुद ने उसने बोला सर क्या होता है, जैसे मैंने आपके ऐड छपाया तो उस दिन सडनली मेरा सोशल मीडिया ट्रैफिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपका ऐड देखने के बाद अब आदमी फ़ोन नहीं करता। पहले आपको याद हो आज से 10 साल पहले लोग क्या करते थे, अखबार में ऐड देखा, फ़ोन लगाया कि सर आपका स्कूल कैसा है, आपकी दुकान कैसी है वगैरह वगैरह। अब वो जैसे उसने ऐड देखा गूगल पे जाके सर्च करके, तो ये जो ट्रैफिक हम गूगल पे भेज रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, ये प्रिंट की वजह से आ रहा है क्योंकि आपका ब्रांड डेवलप हो रहा है। जैसे अभी हमने एक गोडरेज प्रॉपर्टी का अभी इंदौर में लॉन्च हुआ, हमने एडवर्टाइजिंग की उनके लिए। जिस दिन हमारे ऐड छपा सडनली उनका सर्च वेंट बियॉन्ड द रूफ, क्योंकि अखबार में इतना बड़ा ऐड आया तो हर आदमी ने जाके उन देखा और उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि साइट विजिट उनकी 200% बढ़ गई एकदम से। तो ये टोटल इम्पैक्ट प्रोसीजर है कि प्रिंट, डिजिटल एंड ग्राउंड, ये तीनों मिक्स चलेगा बिल्कुल। आप आगे चल के लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं कि आपका प्रिंट से ही आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, या आप कब तक देख रहे हैं कि मेरा डिजिटल प्रिंट के बराबर आ पाएगा रेवेन्यूज में? देखिए 5 साल का अगर रोड मैप लें तो मेरे को लगता है 5 साल में प्रिंट विल बी द लीडर, डिजिटल विल बी द ग्रोअर। ग्रो करेगा। क्या 5 साल में आपका डिजिटल रेवेन्यू प्रिंट के आसपास आ पाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। प्रिंट बहुत स्ट्रांग है भाई, डिजिटल को टाइम लगेगा हिंदुस्तान में। अच्छा, आपके क्लाइंट के लिए आप अपना प्राइसिंग फ्रेमवर्क कैसे रखते हो प्रिंट के लिए, या आगे चल के डिजिटल के भी देखोगे आपके, मतलब कई तरीके हो सकते हैं, पर पेज रेट होगा या एड स्लॉट ड्यूरेशन भी हो सकता है या परफॉर्मेंस बेस्ड बिलिंग भी हो सकता है, इतना ट्रैफिक लाऊंगा तो पैसा लूंगा मैं। तो आप आगे चल के कैसे देख रहे हैं कि एक मीडिया हाउस के लिए क्या रेवेन्यू के लिए प्राइसिंग फ्रेमवर्क क्या ठीक चलेगा? ये बहुत डायनेमिक है, मार्केट टू मार्केट है। जो क्लाइंट इंदौर में बैठा हुआ है और जो सूरत में बैठा है और जो राजकोट में बैठा है या रतलाम में बैठा है, सबको प्राइसिंग अलग है। क्यों? चूँकि सूरत वाले के लिए बड़ा मार्केट है, अहमदाबाद का बड़ा मार्केट है, रतलाम का छोटा मार्केट है, तो उसकी डिलीवरी छोटी है। तो रतलाम वाला, अगर मान लीजिए मैं एक ज्वेलर हूँ, रतलाम में बैठा हूँ, भास्कर में एक ऐड छपाया मैंने और उसके 5 लाख रुपए दिए आपको, तो मेरी सेल शायद उस दिन 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ की होगी। लेकिन अगर मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ और भास्कर में मैंने 20 लाख रुपए का ऐड दिया तो मेरी सेल उस दिन 20 करोड़ की होगी। रतलाम वाले की सेल 20 करोड़ रुपए एक दिन में हो नहीं सकती। तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट टू मार्केट। तो इट्स अ वेरी डायनेमिक प्राइसिंग इज वर्किंग। अच्छा, आज आप जो देख रहे हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है इस समय आपके पोर्टल पे या आपके ऐप पे, ये किस प्रकार का यूज़र आपको ज़्यादा आपके साथ स्टिकीनेस बिल्ड कर रहा है? आपने उसका कोई पर्सोना डिफाइन किया है और किस तरह के आदमी पे आप कोई स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आपकी डिजिटल टीम बैठ करके ऐप डाउनलोड्स पे काम कर रही है, टारगेट कर रही है कि ये मेरा कस्टमर बेस है, उसके रिटेंशन पे, उसके एंगेजमेंट पे, उसका कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एवरेज वीडियो हिट रेट, अलग अलग KPIs होंगे। करेक्ट। तो आप क्या पर्सोना लेके चल रहे हो? आपके लिए आइडियल पर्सोना क्या है? उसमें क्या देखते हो पर्सनैलिटी में? मान लो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर अगर आपको सुन रहा है तो वो पर्सोना कैसे डिफाइन कर रहा है, तो आप डिजिटल के लिए पर्सोना पूरा बता देता हूँ। तो देखिए हमारा 80% यूज़र जो है मेल है। मेल न्यूज़पेपर में 80%, डिजिटल में 80% आदमी मेल है, 20% फीमेल। डिजिटल में हमारा जो यूज़र है उसकी उम्र है 30 साल से लेके 50 साल के यूज़र की। 80% कंज्यूमर हमारा 30 से लेके 50 साल का है, मैच्योर यूज़र है। 20% हो सकता है 20 से 30 का भी हो या 50-55 के ऊपर वाला भी हो। ठीक। दूसरा, डिजिटल में हमारा आदमी है उसके पास स्मार्टफोन मस्ट है, क्योंकि ऐप यूज़ कर रहा है तो स्मार्टफोन तो हो गई। अगर स्मार्टफोन है तो आप एजुकेटेड भी हैं, आप सोसाइटी में एक लेवल के भी हैं, क्योंकि अगर 5,000 रुपये का फ़ोन है आपके पास तो आप एक औकात के आदमी हैं, तो अकॉर्डिंगली वो बन गया। प्लस इसमें फर्दर हम ये देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है। जब आप आए मेरी ऐप पे तो आपने देखा कि जैसे अभी हमारी रिपोर्ट ये बोलती है कि 55% आदमी हमारी रिटेल खबरें पढ़ता है। पहले रिटेल मतलब अपनी लोकल की खबर, मार्केट की खबर, कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ तो मैं पहले मुजफ्फरपुर और मेरे आजू बाजू की खबर को मैं देखना चाहूँगा। तो 55% वहाँ जाता है। लोग बोलते हैं कि साहब डिजिटल पे एंटरटेनमेंट बहुत चलता है, आपने सुना होगा। हमारे एंटरटेनमेंट पढ़ने वाला आदमी 5% है। क्यों? क्योंकि जब वो भास्कर में आ रहा है तो उसको क्लियर है कि मैं जिम्मेदारी वाली न्यूज़ पढ़ने आ रहा हूँ।
अगर मेरे को बॉलीवुड में चप गपशप क्या चल रही है, मैं कोई दूसरी वेबसाइट जाके पढ़ूंगा ना। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहा है और आप उसी पे रुकिए। ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ बेच दूंगा उसको। आप सुपर स्टोर या क्या बोलते हैं मॉल बनने की कोशिश मत करिए। आपका पर्टिकुलर स्टोर है, आप वो माल बेचिए। आप डिजिटल में क्या डेटा ट्रैक कर रहे हो उस समय? अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 केपीआई हैं डिजिटल में, यार ये वाला केपीआई अपना कंट्रोल में रहा तो सबसे इसका मतलब ठीक इम्पोर्टेंट चल रहा है कितने आदमी रोज आ रहे हैं और कितना टाइम लगा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे 2-3 इनिशिएटिव बताइए, उसका टाइम बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए पहले हमारा टाइम था 6 मिनट, फिर हमने वीडियो लॉन्च किए, ठीक। फिर हमने ऑडियो भी लॉन्च किया कि आप खबर को सुन भी सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। फिर हमने खबर को और प्रिसाइज किया कि हम कैसे खबर की आपको 4 लाइन 5 लाइन ऊपर ही पढ़ा दें कि आपको अंदर नहीं जाना पड़े। प्लस हमने देखा कि हम करंट टॉपिक को और कितना इन्वॉल्व कर सकें, कि अगर बिहार इलेक्शन हो रहे हैं तो मैं आपको कितना और दे सकूं उसमें कि आप छोड़ो ही मत, एक पढ़ा तो वहाँ से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो अब हमारा टाइम स्पेंड करीबन जाके 12 मिनट के ऊपर हो गया है। तो हमारा पर्पज़ ये कि हम इसको किसी तरह से 15 मिनट 18 मिनट पे कैसे लेके जाएं। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा 15-18 मिनट पहुंचने सब के कुछ, मतलब आप सोचिए मेरा तो कंपटीशन, अगर टाइम लेना है मेरे को आपका, तो मेरा कंपटीशन तो सबसे है। आपका एक एक मिनट जो आप दूसरे काम में लगा रहे हैं वो सब मेरे को खींचना है आपसे, कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरह की, मेरे पास आइए। नॉलेज, हाँ आपको मस्ती करनी हो अगर, तो फिर कहीं और चले जाइए। तो आप अपनी डिजिटल टीम को इंसेंटिवाइज कैसे करते हैं? आप किस चीज़ पे इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, या आपका क्या कोई ऐसा कोई आपने मिशन स्टेटमेंट बनाया है, कोई गोल्डन स्टेटमेंट बनाया है, कोई आपने ऐसा बोला है कि भाई ये मेरी कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी है और जिस स्टोरी को आप बार बार रिपीट करते हो, या कोई आपकी फिलॉसफी है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो? बहुत सारी इसे पहली बात तो फिलॉसफी बहुत क्लियर है, केंद्र में पाठक। और डिजिटल के लिए है कि टाइम, भाई आप बोल रहे हो केंद्र में पाठक है, तो अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा तो फिर आपके कैसे केंद्र में रहा? वो नहीं रहा ना। तो वहाँ तो हमारा खेल टाइम का है कि आपने, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने स्टोरी फाइल की, अगर उस स्टोरी को 55% उसका व्यूबिलिटी नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ? स्टोरी में दम नहीं था। तो आपके किसी भी एडिटोरियल टीम मेंबर से मिले और उसको बोलें तो वो बोलेगा कि मेरा फिलॉसफी एक ही है, केंद्र में पाठक? बिल्कुल A to Z 12,000 पाठकों में आप अगर मिलें हमारे रीडर्स रिपोर्टर्स में, उसको क्लियर है कि यार हमको तो रीडर पे फोकस करना है, रीडर पे फोकस करना है। तो इनका आप परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हो कि इनके लिए केंद्र में पाठक एक्चुअली ट्रांसलेट हुआ है नहीं हुआ? अलग अलग मैट्रिक्स हैं। कुछ टीम का मैट्रिक्स है कि उनकी खबर में वैल्यू एडिशन क्या है, कुछ टीम का मैट्रिक्स है कि उसमें इन डेप्थ क्या है, कुछ टीम का मैट्रिक्स है कि उसमें वीडियो अटैच है कि नहीं है, कुछ टीम का है कि उसको प्रिसाइज कंसाइज किया कि नहीं किया आपने। तो अलग अलग हर टीम के मैट्रिक्स हैं। यू कांट हैव वन सिंगल मैट्रिक्स फॉर द एंटायर कंपनी। जैसे अगर मान लीजिए आप दुकान चला रहे हैं, एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं जिसमें आपके पास 10 करोड़ का टर्नओवर कर लेते हैं आप साल का, या 20 करोड़ का उस शोरूम में, तो हर आदमी का अलग अलग, वो जो एंट्रेंस वाला है उसकी केपीआई होनी चाहिए कि किस तरह कस्टमर अंदर जाए, जो अंदर है उसकी केपीआई होनी चाहिए कि यार किस तरह कस्टमर बैठे और ज़रा 2 प्रोडक्ट और देख ले, ठीक। कैशियर की केपीआई होनी चाहिए कि कस्टमर को 30 सेकंड के अंदर बिल मिल जाए और तुरंत पैकिंग हो जाए उसकी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड की होनी चाहिए कि उसको लगे सर कि उसकी गाड़ी में सामान रखवा दिया मैंने। तो ये हर आदमी का अलग अलग टारगेट होगा, तभी सक्सेस हो पाएंगे आप। एक चीज़ मैंने देखा कि आपने बताया कि एंगेजमेंट मेंटेन करने के लिए हम देखते हैं कि वो लोकल न्यूज़ उसको बहुत प्रेफर करता है, शायद 55% 55%, यस बिल्कुल। दूसरा आपने बताया कि आपके यहाँ 5% से कम लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके नहीं फोकस कर रहे हैं। अगर मैं बाकी चीज़ें देखूँ, अगर मेरे जहन में आती हैं, तो क्या ज़्यादा ट्रैफिक इस समय पॉलिटिक्स के लिए आ रहा है, क्या ज़्यादा ट्रैफिक रिलीजन के लिए आ रहा है, स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है, या किसी और से, किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है? इसमें देखिए जब मैं लोकल खबर पढ़ता हूँ तो लोकल में क्या होता है, पॉलिटिक्स, क्राइम और इन्फॉर्मेशन, ठीक, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी होता है। तो ये सब मिक्स है बिल्कुल। लेकिन एंटरटेनमेंट एक अलग इनपुट है बिल्कुल। रिलीजन भी 2 तरह का होता है, एक है कि आप मुझे व्याख्यान सुनवा रहे हैं, और एक है कि मेरे शहर में अगर किसी की कथा हो रही है उसके बारे में मुझे बता रहे हैं आप। तो these kind of buckets cut both ways, vertically and horizontally. अच्छा, आपकी एडिटोरियल टीम में आपने बोला 12,000 लोगों में किसी से पूछ लो केंद्र में पाठक, अल्टीमेटली एक एडिटर आपका ह्यूमन है ना?
उसके अपने बायस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पॉलिटिकल बायस होते हैं, रिलीजियस बायस होते हैं। और आप जब इतनी बड़ी हायरिंग कर रहे हो तो इतना फिल्टर लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि यार इसके क्या क्या बायस है। तो उसका बायस उसके लेखन में ना आ जाए, उसका बायस उसके वीडियोज में कंटेंट में ना आ जाए, इसको कैसे देखते हो आप? उसके प्रोसेस है एडिटोरियल। मैं मान लीजिए रिपोर्टर हूँ, मैं बायस्ड हूँ, तो मेरा जो ऊपर बैठा हुआ है सब एडिटर, वो पकड़ लेगा मेरे को। सब एडिटर नहीं पकड़ पाएगा, एडिटर पकड़ लेगा। एडिटर नॉन बायस्ड रहे, और लेफ्टिस्ट है और क्या अगर एडिटर बायस्ड है हम्म। तो जो सब रिपोर्टर है वो बोल देगा कि सर मेरी 3 स्टोरी आपने किल कर दी, ठीक, तो वो पकड़। तो ये चीज़ें छुपती नहीं है, क्योंकि रोज का काम है ना, रोज का काम है। और अगर बायस दिखता है तो आप क्या करते हैं? फिर समझाते हैं या उनको हरे कृष्णा बोल के थैंक यू बोल नहीं, देते हैं? पहले तो देखिए, सबसे पहले टीम को समझाना पड़ता है कि देखिए आपका पर्सनल बायस हो सकता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रिलीजन की तरफ आप बायस दें, पर्सनल है आपका। लेकिन जब आप डेस्क पे बैठे हुए हैं तब यू कांट हैव दैट बायस। क्या डीबी कॉर्प का कोई बायस है? हमारा बायस पाठक है हमारा। हम तो 100% बायस है अपने पाठक के लिए, कि जो पाठक हमारा चाहता है, जो हमको लगता है उसके लिए राइट है या वो हमसे मांगता है, हम 100% उसके साथ हैं। फिर हमको कोई और दिखता ही नहीं है। ये 12,000 लोगों की आपने बात करी, ये टैलेंट आपने बिल्ड किया। हम बोलते हैं कई बार ना, देखते हैं रेडीमेड मैन पावर मिलती नहीं है, नर्चर करनी पड़ती है, बिल्ड करनी पड़ती है, कल्टीवेट करनी पड़ती है। अब आपके पास तो मल्टी लैंग्वेज की एडिटोरियल टीम्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कहीं पे स्ट्रिंग वाले भी लोग होंगे, ऐसा करके 12,000 एक बड़ा नंबर है अपने आप में। तो टैलेंट को हायर करना, उसको एंगेज करना, उसको रिटेन करना, टैलेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, परफॉर्मेंस बढ़ाना, आपकी अपनी फिलॉसफी क्या है? किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? डीबी कॉर्प को हम कैसे देखें? देखिए, मेरा मानना है टैलेंट के लिए सबसे बड़ी बातें होती हैं 3 चीज़। कोई भी आदमी हो, वो एक संस्था को ज्वाइन कब करता है? 3 काम के लिए। पहले उसको लगे कि यहाँ मैं कुछ सीख पाऊंगा। हर आदमी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, मैं सीख पाऊंगा। दूसरा, मुझे काम करने का मौका मिलेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और तीसरा, मेरे को वहाँ इज्जत मिलेगी। ठीक, पहले और बताया आपने, उसकी लर्निंग की मैं पॉसिबिलिटी सीख पाऊंगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, मैं आगे बढ़ सकूं। और तीसरा उसे बताया रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट मिले। पैसे तो देखिए आप दे रहे हैं, कोई दूसरा आपसे शायद 2 रुपए ज़्यादा ही दे देगा। पैसे का ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार में 2 लोग जो हैं उनमें 30% का डिफरेंस हो, ऐसा होता नहीं है। जो आज आप ऑफर करेंगे दूसरा मैच कर देगा या आजू बाजू रहेगा। लेकिन ये बाकी की 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कि उसको लगे कि यार ऐसा नहीं है मैं आया और बॉस ने मेरे को कुछ भी बोल दिया। तो आई थिंक ये चीज़ें पूरी साइकोलॉजिकली उसको सेफ लगना चाहिए कि यार ये मेरा परिवार है। आपकी इंडस्ट्री में मैन पावर कितना स्विच करती है, कितना रिटेन होती है? ये इंडस्ट्री के डायनामिक्स कैसे हैं? मैं समझता हूँ जूनियर लेवल पे करीबन 20% का एट्रिशन होता है। क्यों? चूँकि वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं कि मैं सेल्स का बंदा हूँ, अब मेरे को नहीं जमा यार, बहुत मारा मारी हो रही है, वहाँ एक मॉल में जगह मिल गई है, एसी में बैठ के काम कर सकते हैं, तो वहाँ शिफ्ट हो गया वो। लेकिन सीनियर लेवल पे जाएंगे तो हमारा एट्रिशन सिंगल डिजिट है। अच्छा, मैं सेल्स की टीम का थोड़ा स्ट्रक्चर समझाइए आप, जो लोग बाजार से आपके लिए रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमें तो अभी एकदम साफ हो गया आपके साथ बात करते करते कि 90-95% रेवेन्यू आपका प्रिंट से आ रहा है। तो सेल्स की टीम का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या पिरामिड कैसा दिखता है? लीडरशिप को आपने कैसे बनाया है? डिवाइड कैसे किया है? इंसेंटिव मैकेनिज्म क्या है सेल्स की टीम का? कैसे आप उनको इंसेंटिवाइज करते हैं? उनका खाली हैंड्स एंड लेग्स नहीं, हमारे को हेड एंड हार्ट मिल सके, वो दिल लगा के काम कर सकें। और आप इस स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि आप मिक्स बढ़िया रहता है? थोड़ा मुझे अपनी सेल्स की टीम समझाइए। हमारा स्ट्रक्चर है स्टेट वाइज। तो एक स्टेट है, मान लीजिए मध्य प्रदेश, वो स्टेट एक सिंगल यूनिट है। उसके अंदर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम, ये उनके सब यूनिट्स हैं। फिर जो बचे हुए शहर हैं, वी कॉल देम एमर्जिंग मार्केट्स, वो एक यूनिट है। उसमें एक हेड बैठा हुआ है हर जगह पे। उसके नीचे उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि एजुकेशन कैटेगरी, रियल एस्टेट कैटेगरी, हेल्थ कैटेगरी, लाइफस्टाइल कैटेगरी, उसके कैटेगरी हेड्स हैं। और उसके अंडर में उनके पास फ्रंट लाइन सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। हर आदमी के अपने अपने टारगेट होते हैं, हर यूनिट का टारगेट है, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। कैटेगरी में फिर नीचे लेवल पे पूरा टारगेट बटा होता है। रतलाम जैसे शहर में कितनी कैटेगरी के सेल्स टीम होंगी? उसमें मान चलिए एक यूनिट ऐड होगा, उसके नीचे करीबन 2 या 3 कैटेगरी ऐड होंगे, और उसके नीचे में करीबन 4 एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक। कौन सी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है हमें? रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये हमारी बड़ी कैटेगरी है। ज्वेलरी, ये हमारी बड़ी कैटेगरी है। ऑटोमोबाइल,
ये बड़ी कैटेगरी। इसके बाद दे आर रिपोर्टिंग इनटू द नेशनल हेड। तो वो रिपोर्ट करते हैं अपने स्टेट हेड को, मतलब यूनिट वाला यूनिट से स्टेट हेड, और स्टेट हेड फिर अपने सीओ को रिपोर्ट करता है मार्केट वाइज, एंड देन दे रिपोर्ट टू द सीईओ। और इंसेंटिव क्लियर है, जैसे सेल्स में से कहा जाता है कि जैसे बोलते हैं ना, वो साहूकार को अपने असल से ज़्यादा सूद से प्यार होता है, ठीक इसी तरह सेल्स के आदमी को भी सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव से प्यार होता है। सैलरी तो मिल ही जाएगी, उसको इंसेंटिव में बड़ा मज़ा आता है। तो हमारे स्ट्रक्चर पूरे इंसेंटिव ड्रिवन होते हैं कि मंथली इंसेंटिव हर परसेंटेज पे, आपने ये अचीव कर लिया तो यहाँ पहुँच गए। जैसे ही आपने अगला दरवाज़ा खोला तो आपको एक बड़ा बम्पर मिल गया, फिर अगला खोल दिया तो और बड़ा मिल गया। तो एवरी स्टेप दे आर एबल टू अचीव मोर। जैसे मैं अभी पिछले महीने एक देख रहा था, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज हो रहा था कि किसने क्या अचीव किया, तो वी रियलाइज लोगों ने 200% अपनी सैलरी का इंसेंटिव में कमा लिया। सैलरी से डबल इंसेंटिव, 200% ज़्यादा। कि अगर मेरी सैलरी मान लो 20 लाख रुपए की थी तो मैं तो 40 लाख रुपए इंसेंटिव कमा के बैठा हूँ। तो ये जो एक किक आता है सेल्स वाले को, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। और होना भी चाहिए कि उसको लगे कि मैं डील साइन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, धंधा बढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं। तो आप इनके एक्साइटमेंट बिल्ड रहे इनका, तो क्या एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस के लिए आपने कोई स्कोर बोर्ड बनाए हैं या उनके लिए कोई डैशबोर्ड बनाए हैं कि जहाँ से उनको पता चल रहा है? क्योंकि आपने बताया कि अगला दरवाज़ा खोला तो बड़ा बम्पर है, उसका अगला दरवाज़ा खोला तो बड़ा बम्पर है। मुझे आपसे बातचीत सुन के इंसेंटिव में वाटरफॉल समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि उसको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली रोज़ विजिबल होना चाहिए। बिल्कुल, कि मेरा ये दरवाज़ा आ गया है, उसको गेमिफाई कैसे करें? हमारा एक ऐप है, उसका नाम है छोटू। अच्छा। फ़ोन पे आपके छोटा सा ऐप है, वो मिल जाता है, उसका नाम ही छोटू ऐप है। आप सुबह सुबह उठ के जब आप उस ऐप को दबाते हो, आपको मालूम पड़ जाता है आपने आज क्या अचीव किया, अब तक क्या अचीव किया। जैसे आज बैठे हैं हम जिस तारीख में, तो उस तारीख तक क्या अचीव करा महीने का, सेल्स की टीम की बात सेल्स की टीम का 1 अप्रैल से लेके आज तक क्या अचीव किया, अभी तक कितना इंसेंटिव मिल चुका जो अब जेब में आ चुका, इस महीने कितना अचीव कर लिया है, और अगर ये क्रॉस कर लिया तो और कितना मिल जाएगा। वो पूरा कैलकुलेशन वहाँ पे उसको मिल जाता है। कितनी सेल्स की टीम है हमारी? 1000 आदमी की। 1000 आदमी के लिए ये अलग ऐप है, पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है 1000 आदमी के लिए। उसको ये भी क्लियर हो जाता है उसके किस किस क्लाइंट में काम हो चुका है और कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। तो उसको पता होता है यार ये 3 क्लाइंट जो है ना ये परेशान कर रहे हैं, अगर ये लाइन पे आ गए तो मेरा तो तीसरा दरवाज़ा भी खुल जाएगा। तो वो आज दिन भर इन तीनों पे लगाता है कि भैया इन तीनों पहुँचो। कई लोग तो हमारे क्या करते हैं, बता ही देते हैं क्लाइंट को कि देखो सर आपके चक्कर में अटका हुआ है आप मदद करो तो आइए काम भी हो जाएगा मेरा। तो ये बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन। ये 60 आवर वर्क वीक, 80 आवर वर्क वीक, सैटरडे वर्किंग नॉट वर्किंग, इन सब पे बहुत चर्चा होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, कोई कहता नहीं वर्क इज़ लाइफ। तो गिरीश जी का क्या विचार है? देखिए मेरा 2 मानना है कि पहली बात तो 1 घंटे नहीं गिनना चाहिए, जितना आप काम कर सकें, जितने में आपको मज़ा आए वो करना चाहिए। दूसरा, आपकी फैमिली आपको ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, तो फैमिली के साथ भी आप टाइम लगा सकें वो आपको देखना चाहिए। 3 हिस्से हैं आपकी ज़िंदगी के। मैं खुद पे टाइम लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, जो मुझे पसंद है। अगर मुझे टेनिस खेलना पसंद है, गोल्फ खेलना पसंद है, तो उठिए सुबह 6 बजे जाइए, 6 से 8 गोल्फ खेलिए, लेकिन ऑफिस 10 बजे पहुँचना है, ठीक। फैमिली भी ज़रूरी है। तो आप अगर रात के 9 बजे भी लौट के आ रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा 9 से 11 फिर आपको फैमिली के साथ लगाना। आप नहीं बोल सकते अरे मैं बहुत थक गया यार मैं सोऊंगा। तो तीनों चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। अब उस बैलेंस करने में आप 10 घंटे काम करें, 16 घंटे काम करें, आपके ऊपर है। बैलेंस ये नंबर वाला काम जो होता है ना, लोग गिनते हैं। ये देखिए ये लोग अमेरिका में बोलते हैं ना कि इतना घंटा, माफ़ करिए, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $75,000 है। हमारी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की $2,500 है। अरे अभी तो मेहनत करने का टाइम है यार, मेहनत करो, जान लगाओ, उस पोजीशन पे तो आओ कि हम बोल सकें कि अरे आप थोड़ा आराम करेंगे, ठीक, तो करिए, क्या दिक्कत है, लेकिन एंजॉय भी करिए, काम भी करिए, दोनों में मज़ा आना चाहिए आपको। गिरीश जी, अभी ली को हमने पीछे देखा, उसने अपने आप को OTT की तरफ बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्म किया, टाइम्स प्ले भी OTT की तरफ बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्म किया। फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप अपने आप को OTT की तरफ कैसे देख रहे हैं? हम OTT में है ही नहीं, हमारा काम तो न्यूज़ का है, हम एंटरटेनमेंट में नहीं है। मैंने बताया ना 5% आदमी आता है हमारे पास एंटरटेनमेंट वाला, हम तो न्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं अभी। और न्यूज़ की जर्नी OTT तक जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे टीवी पे आपको न्यूज़ दिखानी पड़े OTT के माध्यम से, मैं दिखाऊंगा आगे चल के, बिल्कुल, लेकिन फोकस हमारा न्यूज़ पे है।
कि न्यूज़ जिम्मेदारी वाली, क्रेडिबल न्यूज़, कंप्लीट न्यूज़, इन डेप्थ न्यूज़। ओके, मुझे लगता है आंसर वैसे मुझे पता है, पर फिर भी क्विकली पूछ लेता हूँ कि अगर कोई मीडिया कंपनी में जा रहा है, शुरू करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर है ना, और वो सोचता है कि मैं आज गिरीश जी को सुन रहा हूँ, मेरे मन में ये विचार चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कंटेंट क्वालिटी को उसको बोलेंगे हाईएस्ट रेटिंग होना चाहिए। फिर भी पूछ लेता हूँ, कंटेंट क्वालिटी या कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, उससे सोच करके शुरुआत करें, डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी पे बात करें, ऑडियंस के ट्रस्ट की बात करें, टीम लीडरशिप की बात करें, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? सबसे पहले आप मार्केट को आइडेंटिफाई करिए, गैप देखिए कि आप मान लीजिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों, मुझे लगता है इसलिए नहीं, पहले बाजार में चेक करिए ना कि बाजार में क्या ज़रूरत है। अगर आपको लगे था मैंने रिसर्च की है, ज़रूरत निकल के आ रही है इस चीज़ की, अब उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको। गिरीश जी बहुत यंग लगते हैं, आपसे आखिरी सवाल है, आपकी उम्र तो बहुत कम लगती है, कितने साल का टोटल एक्सपीरियंस हो गया आपको दैनिक भास्कर में? मैं जब 15 साल का था तब से मैंने काम शुरू कर दिया था, 15-16 उम्र का। बताना चाहते हैं अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब 53 साल का हो गया हूँ भाई। 53 साल के हो बिल्कुल। गए। नाउ विच इज़ सो नाइस कि अबाउट 38 साल हो गए जी। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पिताजी के बाद भी आज काम करते हुए, लीड करते हुए। आखिरी प्रश्न मेरा कि 3 टॉप लर्निंग्स पिछले आपको 30-35 साल की क्या रही? सबसे पहले कि कुछ भी असंभव नहीं है, ये आपका दिमाग है। अगर आप सोच लेंगे, जैसे मैं अभी खबर पढ़ रहा था एलन मस्क के बारे में, 1 ट्रिलियन सैलरी, करेक्ट? बड़ा बने। हमारे हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी जो है वो अब 5 ट्रिलियन की होने वाली है, वो एक अकेला आदमी 1 ट्रिलियन की सैलरी की बात कर रहा है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो सबसे पहले तो वो कि कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी लर्निंग ये है कि स्टे फोकस। क्या होता है जब हम कोई भी काम करते हैं तो कन्फ्यूजन्स बहुत आते हैं, और खासकर हिंदुस्तान में तो क्या होता है, हर कोई आपको शाम को धीरे से चाय पे ज्ञान भी दे देता है कि अरे ये भी कर लेना चाहिए, ठीक? तो सुनिए सबकी, लेकिन रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लीजिए क्या करना है। और तीसरी बात जो हमारे पिताजी हमको समझाते थे कि अगर स्वर्ग जाना है तो मरना तुमको ही पड़ेगा, पड़ोसी मरे और तुम स्वर्ग चले जाओ वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो फिर तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा। 3 चीज़ें, पहली चीज़ बताई एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकम अ पॉसिबलर। दूसरी चीज़ फोकस, आसपास कुछ भी हो रहा हो फोकस क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए खुद ही मरना पड़ेगा। गिरीश जी लोग आपकी न्यूज़ तो पढ़ते हैं लेकिन आप लोगों की नब्ज़ पढ़ लेते हैं, ये मैंने महसूस किया। आपने सिर्फ रीडरशिप नहीं बनाई है, आपने एक रिलेशनशिप बनाया है इस देश के अंदर। डिजिटल एरा में अटेंशन सबसे महंगी चीज़ है, आपने लोगों का अटेंशन भी लिया, आपने उनका ट्रस्ट भी जीता, और ये ट्रस्ट ही आपकी असली कैपिटल है, जो कैपिटल लॉन्ग टर्म ट्रांसलेट होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इसी तरह खबरें पहुंचाते रहें, उनका ट्रस्ट लगातार इसी तरह जीतते रहें, जिस तरह आपने मार्केट को लीड किया। आप यहाँ पे आए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इन डेप्थ शेयर किया, आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाकी व्यूअर्स से कहूँगा, बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट के अलावा एक 2020 पॉडकास्ट है, दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कमेंट में जाइए, इंडस्ट्री की कौन से एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं। गिरीश जी को बुलाना आसान नहीं था, ये आपका प्यार है, आपके प्यार के लिए आए, अपना समय निकाल कर आए। आप और किन से मिलना चाहते हैं, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको अच्छी लर्निंग्स देने के लिए हम फ्री में इस प्रकार की वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज़ को आप जीवन में उतारें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। हम साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पर आने के लिए गिरीश जी आपका विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।